तो सीडो भी तुम्हारे जैसा ही लड़का होता है जिसे स्कूल में कोई भी सीरियसली नहीं लेता। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत तब बदल जाती है जब कुछ ओवर पावर्ड मैजिकल गर्ल्स धरती पर तबाही मचाने आती हैं। उसे मजबूरी में एक अल्टीमेट हीरो बनना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसे ऑफर मिलता है कि या तो वो उनसे फाइट करे या फिर उन्हें अपने प्यार और हवस के जाल में फंसाकर इस वर्ल्ड को तबाह होने से बचाए। और हमारा हीरो, हाँ, मेरी और तुम्हारी सोच के जैसा हवस भरे रास्ते को चुनता है और पूरी ह्यूमैनिटी को उन फाइटर्स और स्पिरिट्स से बिना फाइट किए बचाता है। तो एक सुबह की बात है, सीडो अपनी बहन कोटोरी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि स्कूल में लंच का क्या प्लान है। उसकी बहन कहती है बाबा के ढाबा पे चल के खाएंगे और क्या। तो दोनों स्कूल जाते समय उस रेस्टोरेंट के सामने आकर के शपथ लेते हैं कि चाहे धरती फटे या अर्जुन कपूर की न्यू मूवी रिलीज हो, दोनों लंच में यहीं आके मिलेंगे। उसी वक्त 3 लड़कियां दूर से इन्हें घूरती हैं और सोचती हैं कि कहीं ये दोनों भाई बहन एचएनएम के तो शिकार नहीं है। इसके बाद जब कोटोरी वहाँ से चली जाती है तो एक तोनोमाची नाम का लड़का आकर के सीडो को पकड़ स्कूल ले जाता है। फिर क्लास में बातचीत के दौरान एक व्हाइट हेयर वाली लड़की अचानक से सीडो का नाम लेकर के उससे बात करती है, जिससे सीडो का दिमाग घूम जाता है कि ये कौन है और मेरा नाम कैसे जानती है। वो लड़की आकर के सीडो के पास बैठती है, जिस पर सीडो तोनोमाची से पूछता है कि भाई ये लड़की कौन है, और तोनोमाची शौक में कहता है तो तोबिची को नहीं जानता। फिर क्लास के दौरान तोबिची बार बार सीडो को घूर रही होती है, जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल फील करता है और सोचता है कि कहीं इसका इरादा कुछ ज्यादा पर्सनल तो नहीं है। वैसे भी आजकल के न्यूज से पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। कुछ घंटों बाद बेल बजती है और तोनोमाची सीडो से कहता है चल भाई शाम में घर चलते हैं, लेकिन सीडो मना कर देता है कि उसने कुछ और सोच रखा है। जिस पर तोनोमाची कहता है कि तू किसी लड़की से मिलने जा रहा है। सीडो से बताता है कि वो अपनी छोटी बहन को रेस्टोरेंट ले जा रहा है। तभी अचानक एक अलार्म बजता है जो पूरे शहर को एक आने वाले स्पेस क्वेक से अलर्ट कर रहा था। लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और शहर का इनबिल्ट सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। सीडो सोचता है कि कोटोरी कहाँ है। नहीं, वो इतनी भी बेवकूफ तो नहीं होगी कि वो बाबा के ढाबा पे उसका इंतजार कर रही हो। वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती। फिर जब वो जीपीएस से उसकी लोकेशन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन सही में बेवकूफ ही है। इसके बाद सीडो सीधा दौड़ते हुए रेस्टोरेंट की ओर भागने लगता है, लेकिन रास्ते में ही अचानक से एक स्पेस क्वेक होता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। फिर वो देखता है कि एक खूबसूरत खतरनाक हसीना जो किसी एनिमे की तरह ड्रेस पहने होती है वहाँ पे आती है। सीडो सोचता है कि ये लड़की यहाँ बीच में क्या कर रही है। उसी वक्त वो लड़की अपना वेपन निकाल लेती है और सीडो के पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे सीडो डर के मारे कांपने लगा था। फिर वो सीधा उस पर अपना वेपन पॉइंट करती है और उसे धमकाती है कि वो उसे मार डालेगी। यहाँ वो घबराते हुए कहता है कि अरे अभी तक तो मैंने सिर्फ रोमकॉम एनिमे देखा है, उसमें हुई चीजें तो एक्सपीरियंस करनी बाकी ही है। तभी कुछ गर्ल्स फाइटर्स मिसाइल लेकर के आती हैं और उस स्ट्रेंज लड़की पर अटैक करने लगती हैं, लेकिन वो सारे अटैक्स को अपने फोर्स बैरियर से ही रोक देती है और फिर वापस उन पर पलटवार करती है, जिससे सीडो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। थोड़ी देर फाइट चलने के बाद सीडो नोटिस करता है कि उसकी तरफ से वही क्लास वाली लड़की तोबिची लड़ रही है। सीडो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फाइट चलती रहती है, तीरन को काटे तीरन से, तीरन पे तीर चलावे। हाँ, बस यहाँ वेपन अलग था। लास्ट में दोनों लड़की अपने वेपन्स को हिट करती हैं, जिससे एक बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होती है जो सीडो को बेहोश कर दी थी। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक फैसिलिटी में देखता है, जहाँ पर एक कुपोषित लड़की रिन उसे चेक कर रही होती है और खुद को एनालिसिस ऑफिसर बताती है। यहाँ सीडो पूछता है कि वो कहाँ है। रिन उसे बताती है कि वो फ्रैंक्सिनस नाम के एक एयरशिप में है, जिसे कोटोरी की राटाटोस्कर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है। लेकिन ये सब सुनकर तो सीडो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या कोटोरी, ये नाम तो मेरी बहन से मिलता है, वैसे उसका कोई पता चला। जिस पर रिन उसे चुप रहने को कहती है और बताती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे बाहर लेकर के आती है किसी से मिलवाने के लिए, जो उसके सारे सवालों का जवाब देगा। लेकिन जब सीडो देखता है कि वो इंसान तो उसकी छोटी बहन ही है। यहाँ कोटोरी उसे अपने कमांड सेंटर में वेलकम करती है, जिसका नाम राटाटोस्कर है, और वहाँ वो एकदम अलग ही एटीट्यूड में थी, जिस पर सीडो को डाउट होने लगता है कि क्या ये वाकई में उसकी बेवकूफ छोटी बहन है। कोटोरी से एक्सप्लेन करती है कि वो स्ट्रेंज लड़की जो एनिमे ड्रेस वाला पहन के आई थी, वो असल में एक स्पिरिट है जो किसी आउटर वर्ल्ड से आती हैं, और जब भी ये स्पिरिट्स अर्थ पर दिखती हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसे ही लोग स्पेस क्वेक्स का नाम दिए हैं। ये सुनकर सीडो हैरान रह जाता है कि इसे इतना कैसे पता है। आगे कोटोरी बताती है कि जो फाइटर गर्ल्स उस स्पिरिट पर अटैक कर रही थी वो एएसटी की टीम की थी, यानी जापान की एंटी स्पिरिट टीम, जो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करती हैं और स्पिरिट्स को मारती हैं। यहाँ सीडो सोचता है कि शायद इसी वजह से उस स्पिरिट ने उसे भी अपना एनिमी समझ लिया था। आगे कोटोरी से बताती है कि एएसटी के अलावा भी एक और तरीका है स्पिरिट्स को हैंडल करने का, और उसी तरीके में उसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसमें एक टीम तैयार की जाएगी जिनके मेंबर्स को इन स्पिरिट्स को अपने प्यार के जाल में फंसाकर हैंडल करना है, ताकि ह्यूमैनिटी को बचाने में एंटी स्पिरिट टीम की हेल्प हो सके। सीडो ये बात सुन करके तो अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था।
कोटोरी फिर अनाउंस करती है कि अगले दिन से उसका ट्रेनिंग शुरू होने वाला है और सीडो सोचता है कि अब पता नहीं उसकी लाइफ में और क्या क्या होना बाकी है और कैसे कैसे राज अभी तहखाने से निकलने हैं। यहाँ कोटोरी उससे पूछती है कि वो इस इमरजेंसी के टाइम पे बाहर क्यों घूम रहा था। सीडो कहता है क्योंकि मैं एक बेवकूफ लड़की को ढूंढने निकला था, जिस पर कोटोरी उसे इडियट कह करके बोलती है कि क्या वो उसकी बातों में सच में बिलीव कर बैठा था कि वो उसे किसी भी कंडीशन में रेस्टोरेंट में मिलेगी। सीडो से बताता है कि जीपीएस के हिसाब से तो तू रेस्टोरेंट में ही थी ना। कोटोरी कहती है कि हमारा शिप फ्रैक्सिनस बिल्कुल रेस्टोरेंट के ऊपर 15,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और ये सुनकर के सीडो को ये बात का विश्वास हो जाता है कि वाई वुमेन्स लिव लॉन्गर देन मेन। अगले दिन सीडो को एक प्राइवेट रूम में बुला करके एक गेमिंग सॉफ्टवेयर दिखाया जा रहा था और इसी से उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली होती है। इसके बाद सीडो मिलता है तोबीची से, जिससे वो पूछता है कि कल जो हुआ वो क्या था। तोबीची उसे कहती है कि उसे सब भूल जाना चाहिए। फिर वो रिवील करती है कि उसने एंटी स्पिरिट टीम ज्वाइन कर लिया है और अब उसका मिशन है सभी स्पिरिट्स को हराना। ये सुनकर सीडो पूछता है कि क्या सारे स्पिरिट्स बुरे होते हैं। तोबीची कहती है कि उसने अपने पेरेंट्स को 5 साल पहले एक स्पिरिट की वजह से ही खो दिया था और ये सुनकर के सीडो को शौक लगता है। इसके बाद कोटोरी और रिन उसे ट्रेन करने लगती हैं। वो उसे सिखाती हैं कि कैसे स्पिरिट से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना है और इसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले उसे इंसानों पर पिकअप लाइंस मारने हैं। उसे कहा जाता है कि वो अपने होम रूम टीचर को इम्प्रेस करे जो पिछले 29 सालों से सिंगल हैं। लेकिन सीडो का कुपोषित दिमाग तो कुछ फुद्दू से ही पिकअप लाइन निकाल पाता है। इस पर रिन उसकी हेल्प करती है और कुछ इम्प्रेसिव लाइन सिखाती है, जिससे उसकी टीचर एकदम से शर्माने लग गई थी। सीडो यहाँ से तुरंत भाग निकलता है ताकि कोई सीन ना क्रिएट हो। भागते हुए वो तोबीची से टकरा जाता है और कोटोरी उसे फिर टास्क देती है कि तोबीची को भी ऐसा फील कराओ कि वो भी शर्माने लगे और उससे इम्प्रेस हो जाए। लेकिन सीडो के दिमाग में फिर से सिर्फ बेकार लाइन ही आ रही थी। रिन दोबारा से मदद करती है और सीडो उससे डेट के लिए पूछता है, चाहे उसका ऐसा कुछ इरादा भी ना हो, और तोबीची सरप्राइजिंगली उसे एक्सेप्ट भी कर ली थी। ये सुनकर के सीडो हैरान रह गया था और उसे जैसे ही बताने वाला होता है कि ये सब एक मजाक था, अचानक से एक अलार्म बजता है जो कि एक नए स्पेस क्वेक की वार्निंग थी। तोबीची जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहनती है और स्पिरिट्स को ढूंढने निकल जाती है। वही स्पिरिट जो पिछली बार आई थी फिर से एक क्लासरूम में उतरती है और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे कि उसे बोर्ड पर दुबे सर की हैंडराइटिंग पसंद आ गई हो। एसटी बिना तबाही के ही ये काम को निपटाने का सोचते हैं और कोटोरी सीडो को बताती है कि ये काम सिर्फ अब उसी के बस का है। साथ ही वो कहती है कि उसे सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या बोलना है। फ्रैंक्सिनस के एक्सपर्ट टीम उसे पीछे से गाइड करती रहेगी। सीडो बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है और जैसे ही क्लासरूम में घुसता है उस पर लेजर अटैक्स होने लगते हैं, जिससे वो बड़ी मुश्किल से बचता है और फिर वो उस लड़की से शांत होने को कहता है। वो उसे पूछती है कि वो कौन है और एयरशिप से टीम उसे बेस्ट जवाब देने में मदद करती है। लेकिन स्पिरिट को उसका जवाब पसंद नहीं आता और वो अपने हाथ में एक मैजिकल बॉल बना करके उसे धमकाती है कि जल्दी बताओ कि वो कौन है वरना उसे मार डालेगी। सीडो यहाँ पर जल्दी से सही बात बताता है कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट है, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है उसे मारने का। यहाँ वो उसे पहचान जाती है कि सीडो वही इडियट लड़का है जिससे वो फील्ड में मिली थी। फिर उसे पूछती है कि उसे अब क्या चाहिए। सीडो बताता है कि वो तो सिर्फ यहाँ उससे बात करने आया है और अगर वो उससे बात नहीं भी करेगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा। ये सुनकर वो स्पिरिट शर्माने लगती है और कहती है कि सीडो पहला इंसान है जिसने उससे बात करने की कोशिश की है। फिर वो उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसका कोई नाम नहीं है। वो कहती है कि तुम ही मुझे कोई नाम दे दो। सीडो उसे नाम देता है तोका, क्योंकि वो उससे महीने की 10 तारीख को मिला था। उसे भी ये नाम पसंद आता है। तभी एसटी के रुके हुए अभी लोग अचानक से उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तोका एक मैजिकल बैरियर बना देती है जिससे सब बुलेट्स ब्लॉक हो जाती हैं। वो सीडो से चले जाने को कहती है ताकि वो इसमें इंजर्ड ना हो, लेकिन सीडो मना करता है और कहता है कि वो यहीं रुक करके उससे बात करना चाहेगा। फिर तोका बैरियर को कंटिन्यू बनाए रखती है और सीडो के साथ बैठ करके बातें करने लगती है। वहीं जबकि ऊपर से चारों तरफ फायरिंग चल रही थी, इधर कोटोरी उसे कंटिन्यू गाइड कर रही होती है और जब वो उस पर रिप्लाई करता है तो तोका पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है और वो सीडो को फिर से ब्लास्ट करने की धमकी देती है, क्योंकि उसे शक होता है कि शायद सीडो भी उनसे मिल करके कोई प्लान बना रहा है। यहाँ सीडो कोटोरी की कई बातों को फॉलो करते हुए उसे डेट पर चलने को पूछता है, जिस पर तोका कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये डेट क्या होता है। फिर थोड़ी देर बाद तोबीची सीडो को देख लेती है और बिना कुछ सोचे समझे उस पर झपट पड़ती है, क्योंकि उसे लगता है कि तोका ने सीडो को किडनैप कर रखा है। जिस पर तोका गुस्से में आकर के एक खतरनाक वेपन एक्टिवेट कर देती है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि पूरा एरिया 51 ही ढह जाता है। तोबीची को काफी चोट लगती है और उसे वहाँ से उठा करके ले जाया जाता है। अगले दिन सीडो उस बर्बाद हो चुके बिल्डिंग को देख रहा होता है, तभी पीछे से अचानक तोका आ जाती है, जिससे वो चौंक जाता है क्योंकि इस बार कोई स्पेस क्वेक अलर्ट नहीं आया था। यहाँ तोका कहती है कि तुमने ही तो मुझे डेट पे बुलाया था, लेकिन सीडो से बताता है कि वो अपनी एस्ट्रल ड्रेस पहन करके डेट पर नहीं जा सकती और उसे तोबीची की स्कूल यूनिफॉर्म की फोटो दिखाता है, जिस पर तोका उसी वक्त अपने ड्रेस को मैजिक से स्कूल यूनिफॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और कहती है उसमें क्या है। इसके बाद उनका डेट शुरू होता है और वो दोनों शहर में घूमते रहते हैं,
जहाँ टोका रास्ते में जो भी खाने की चीज देखती उसे खा जाती। दूसरी ओर तोबिची इन्हें दूर से देख रही होती है और सोचती है कि इस बार टोका के आने पर स्पेस क्वेक क्यों नहीं हुआ। सीडो टोका से पूछता है कि वो पिछले दिन अचानक से कहाँ गायब हो गई थी, जिस पर टोका बताती है कि वो जब भी गायब होती है वो एक डार्क इनर वर्ल्ड में सोने चली जाती है। सीडो यहाँ उससे पूछता है कि क्या वो हर बार उसी वर्ल्ड से उठ करके इस वर्ल्ड में आती है, लेकिन वो बताती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपनी नींद से जबरदस्ती बाहर खींच ली जाती है और उसे खुद नहीं पता होता कि ऐसा कब होगा। सीडो यहाँ पर इस बात को रियलाइज करता है कि स्पेस क्वेक्स किसी स्पिरिट के कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि ये अनजाने में ही हो जाते हैं। लेकिन वो फिर भी उससे पूछता है कि पर स्पेस क्वेक्स क्यों नहीं हुआ, तो टोका इस बात को टाल देती है और नए फूड ट्राई करने की जिद करने लगती है। लेकिन सीडो की तो पहले से ही हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसके पास के सारे पैसे ही खत्म हो गए थे। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं और सीडो उसे मना कर रहा होता है अंदर जाने से, क्योंकि बेचारा तो एक डेट में ही कंगाल हो गया था। लेकिन ठीक उसी वक्त तोनोमाची आ जाता है और उसे कुछ कैश देके ऐश करने को बोलता है। अब वो रेस्टोरेंट में घुसते हैं तो सीडो को वहाँ रेन दिखती है और वो उसे पूछता है कि वो यहाँ कैसे। रेन जवाब देती है कि उन्होंने इसे डिटेक्ट कर लिया और इसलिए यहाँ पे आ गए। टोका मेनू देखती है और चुपचाप ऑर्डर करने लगी थी। तभी कोटोरे भी वहाँ आ जाती है वेटर बन करके और टोका को एक नई डिश ऑर्डर करने के लिए कहती है। टोका फिर से पागलों की तरह खाना शुरू कर देती है। इस पर सीडो कोटोरे से पूछता है कि ये सब क्या है। कोटोरे से बताती है कि वो टोका को उसके प्यार में पागल करवाने के चांसेस को बढ़ा रही है, क्योंकि बिना मदद किए तुमसे तो एक लड़की न पटे। फिर कोटोरे जाते हुए उसे बोलती है कि जब उनका डेट खत्म हो जाए तो स्टेशन से साउथ डायरेक्शन को लेना। सीडो ऐसा ही करता है और रास्ते में वो देखते हैं कि पूरा रेसिडेंशियल एरिया अचानक से पार्क में बदल जाता है ताकि डेट को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। टोका अभी हर जगह जो भी खाना देखती है उसे खा रही होती है। दूसरी तरफ तोबिची अभी उन्हें देख रही होती है और अपना आर्मर पहन लेती है ताकि मौका मिलते ही टोका पर अटैक किया जा सके। शाम को टोका खुशी खुशी बताती है कि उसे आज काफी मजा आया और अब उसे समझ आता है कि इंसान कितने अच्छे होते हैं। पहले उसे लगता था कि सब इंसान उसे मारना चाहते हैं। फिर वो कहती है कि मुझे अब समझ आया कि एसटी उस पर अटैक क्यों करती है जब भी वो इस वर्ल्ड में आती है, क्योंकि कुछ न कुछ डिस्ट्रॉय ही हो जाता है जब भी मैं यहाँ आती थी, जो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मुझे इस वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। लेकिन सीडो से समझाता है कि इस बार जब वो आई तो कोई स्पेस क्वेक नहीं हुआ था, इसलिए वो जब मन करे यहाँ आ सकती है। टोका कहती है कि वो तो बस किस्मत थी, ऐसा अगली बार भी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। सीडो उससे कहता है कि वो इस वर्ल्ड में ही रहे और कभी ना जाए, और वो उसे इस वर्ल्ड के बारे में सब कुछ सिखाएगा। ओहो, पहला प्यार। टोका कहती है कि बाकियों को तो ये पसंद नहीं आएगा ना कि कोई इतना खतरनाक स्पिरिट इंसानों के बीच रह रहा है। सीडो से कहता है कि बने चाहे दुश्मन ज़माना। ये सुनकर तो टोका का मन प्रफुल्लित हो उठता है और सीडो उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। जैसे ही टोका उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो बेची जो स्नाइपर एम कर रही होती है अचानक फायर कर देती है, लेकिन उसकी गोली टोका को न लग करके सीडो को लग जाती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। तो बेची अब काफी डर जाती है क्योंकि उसने गलती से सीडो को शूट कर दिया होता है, और ये देखते ही टोका गुस्से में आकर के अपनी एस्ट्रल ड्रेस और अपने वेपन को समन कर लेती है और तोबिची पर एक जबरदस्त अटैक मारती है। स्पेस क्वेक अलार्म भी बजने लगा था और फ्रैंक्सिनस के लोग सिटी के उन लोगों की चिंता करने लगते हैं जो अभी तक अंडरग्राउंड भी नहीं हो पाए थे। लेकिन इधर कोटोरी को सिर्फ टोका की चिंता हो रही थी, और जब उसके असिस्टेंट पूछते हैं कि सीडो के बारे में क्या, तो वो कहती है कि काम करते रहो, सीडो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। इसी बीच सीडो के बॉडी में लगी गोली का निशान अचानक से ग्लो करने लगा था और वो तुरंत से रिकवर भी हो जाता है, जो देख करके सबके तो होश ही उड़ गए थे। कोटोरी फौरन से ऑर्डर देती है कि उसे उठाकर वापस ले आओ। उधर टोका का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और वो तोबिची पर जबरदस्त एनर्जी वेव छोड़ती है, जैसे उसे खत्म ही कर देना चाहती हो। तोबिची भी अंदर से काफी टूट चुकी होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी एक तरह की स्पिरिट ही बन चुकी है, क्योंकि एक स्पिरिट ही मासूम लोगों की जान लेते हैं। टोका इधर अपना फाइनल अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन उसी वक्त आसमान से सीडो गिर रहा था, जिसे देख करके टोका उसे तुरंत पकड़ लेती है और टाइटली हग कर ली थी। उसका वेपन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि वो ओवरचार्ज हो चुका था। सब यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करें जिससे सिटी डिस्ट्रॉय ना हो। तभी कोटोरी कहती है कि उसे किस करो, और सीडो बिना टाइम वेस्ट किए उसे किस करता है, जिससे उसका आर्मर अचानक से गायब हो जाता है और सब कुछ कंट्रोल में आ गया था। जैसे ही वो वापस ग्राउंड पे आते हैं, टोका उससे पूछती है कि क्या वो उसे दोबारा डेट पर ले जाएगा, जिस पर वो हाँ कहता है, भले ही उसके लिए उसे पैसे लोन लेने पड़े। कुछ दिनों बाद जब सीडो स्कूल से लौट रहा होता है और बारिश से बचने की कोशिश कर रहा होता है, सोचता है कि वेदर फोरकास्ट बार बार गलत क्यों हो रहा है जब उसमें साफ साफ लिखा है कि आज बारिश नहीं होगी। तभी उसकी नजर यूसिनो नाम की एक छोटी लड़की पर पड़ती है जो बारिश में खेलते हुए गिर जाती है। सीडो उसे संभाल ले जाता है, लेकिन वो तुरंत डिस्टेंस बना लेती है और उसे हर्ट ना करने की रिक्वेस्ट करती है। ये बात सीडो को काफी अजीब लगी थी।
अगले दिन फिर से बारिश हो रही थी, जबकि आज का फोरकास्ट भी क्लियर ही दिखा रहा था। सीडो उसी जगह रुकता है जहाँ उसने कल योशिनो को देखा था और थोड़ी देर उसके और उसके पपेट के बारे में सोचते हुए वो अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। घर पहुंचकर वो हमेशा की तरह अपने कपड़े उतारता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है, उसे तोका बिना कपड़ों में वहाँ दिख जाती है, जैसे कि वो यहाँ पहले से ही किसी हौसी इंसान के आने का इंतजार कर रही हो। जिस पर वो भागकर कोटोरी के पास जाता है और पूछता है कि आखिर तोका हमारे घर पे क्या कर रही है। कोटोरी उसे बताती है कि अब वो यहीं रहेगी, क्योंकि जब उसने तोका को किस किया था तो उसने उसके स्पिरिट पावर्स को सील कर दिया है, जिससे उनके बीच एक इनविजिबल कनेक्शन बन गया है। सीडो पूछता है, पर मैं ऐसा कर कैसे पाता हूँ? जिस पर कोटोरी कहती है कि उन्हें भी इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चला अभी तक, बस राटाटोस्कर के एनालिसिस से इतना पता चला है। तभी रिन बताती है कि अगर तोका की मेंटल स्टेट अनस्टेबल हो गई तो उसकी सील्ड पावर्स फिर से उसके अंदर वापस एक्टिवेट हो सकती हैं। और क्योंकि वो सीडो के साथ रहते हुए ज्यादा स्टेबल फील करती है, इसलिए जब तक कि उसके लिए कोई डेडिकेटेड होम नहीं बन जाता तब तक यहीं रहना उसके लिए सही होगा। इसके बाद कोटोरी ये भी कहती है कि ये सीडो के लिए एक अच्छा मौका है औरतों को पटाकर उनकी हवस मिटाने की प्रैक्टिस करने का। जिस पर सीडो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि इसके लिए उसे गुरुजी की फॉर्मूले की प्रैक्टिस क्यों करनी है, जब वो ऑलरेडी तोका की पावर सील कर चुका है। जिस पर कोटोरी कहती है, बेटा ये तो बस झांकी है, अभी बहुत सारी स्पिरिट्स आने बाकी है। इसके बाद कोटोरी ट्रेनिंग के नाम पर उसके लिए बहुत सारे ट्रैप सेट करती है, जिससे वो तोका के साथ कई कांड कर सके। लेकिन तोका हर बार शर्मिंदा होकर के उसे हौसी कह के धक्का दे देती है। अगले दिन तोका और तोबिची फिर से सीडो को लेकर के लड़ रहे होते हैं। तभी स्पेस को एक अलार्म बजता है, जिससे सब लोग बिल्डिंग खाली करके बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तोबिची बैटल की तैयारी करती है, क्योंकि उसने एंटी स्पिरिट टीम जो ज्वाइन कर रखी है। इसी बीच रीने सीडो से कहती है कि अब तोका बेकार हो चुकी है, क्योंकि उसकी पावर्स सील हो चुकी हैं और इसीलिए उन्हें इन स्पिरिट्स फाइट से दूर रखना ही बेहतर होगा। वो तोका को होमरूम टीचर के हवाले कर देता है और खुद फ्रैक्सिनस एयरशिप की तरफ रवाना हो जाता है, ताकि पूरे सिचुएशन का एनालिसिस किया जा सके। उसे जल्दी पता चलता है कि जिस स्पिरिट पर अटैक हो रहा है वो वही लड़की है जिसे उसने कुछ दिन पहले स्कूल के लौटते वक्त देखा था, योशिनो। वो तुरंत डिसीजन लेता है कि अब वो उसे बचाएगा और सब उसे मिशन के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो उस बिल्डिंग में एंटर करता है जहाँ योशिनो ने खुद को अटैक से बचाने के लिए छुपा रखा था। वो सामने तो आ जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उसका छोटा पपेट ही सारी बातें कर रहा था। इससे सीडो थोड़ा इरिटेटेड फील करता है कि ये लड़की खुद क्यों नहीं बात कर रही। लेकिन तभी उसे राटाटोस्कर से वार्निंग मिलती है कि उसकी मूड बहुत तेजी से नीचे गिर रही है और सीडो को जल्दी उसे मूड में लाना होगा। सीडो उसे सीधा डेट पर चलने को कहता है, लेकिन वो डफर समझती है कि वो कैलेंडर की बात कर रहा है। उधर तोका कुछ इडियट से बात करते हुए जान जाती है कि बाहर रहना डेंजरस है और तुरंत सीडो को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। योशिनो एक ऊंचे स्ट्रक्चर पर अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और सीडो उसे नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन वो फिसल कर सीधे उस पर गिर जाती है और उसी मोमेंट पर उसे किस कर देती है। तोका जो कुछ दूरी पर खड़ी होती है ये सब देख लेती है और गुस्से में पूछती है कि क्या वो अपनी हवस मिटाने ही यहाँ पर आया था, जिससे सीडो एकदम चुप रह जाता है, क्योंकि वो तो कांड करते पकड़ा गया। इसी बीच कोटोरी से बताती है कि तोका की पावर्स अब उसके पास आ चुकी हैं। तोका अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ऐसा सीन क्रिएट करती है जिसे भाभी भैया के साथ करती हैं। यहाँ ननद का काम योशिनो का पपेट करता है, ये कहते हुए कि अब वो चार्मिंग नहीं रह गई और शायद सीडो भी उससे बोर हो चुका है, इसलिए तो वो किसी और लड़की से मिलने आया है। तोका को गुस्सा आ जाता है और वो उस पपेट का गला दबा रही होती है, जैसे कि उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देना चाहती हो। योशिनो उसके पास आती है और अपना पपेट वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन तोका उसे नहीं देती, बल्कि सीडो से कहती है कि अब वो चुने कि उसे योशिनो चाहिए या तोका। कोटोरी फौरन सीडो को वार्न करती है कि योशिनो की मेंटल स्टेट धीरे धीरे गिर रही है। सीडो तोका से कहता है कि पपेट वापस कर दो उसे, लेकिन इससे तोका को ये लगता है कि शायद सीडो को योशिनो ज्यादा पसंद है। अचानक योशिनो जेडकियल को समन कर लेती है, जो उसका एक डेंजरस बीस्ट होता है जो उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन सीडो किसी तरह से तोका को बचा लेता है। फिर योशिनो बिल्डिंग से कूद जाती है और जेडकियल पर बैठ वहाँ से भाग निकलती है, जिस पर एसटी का अटैक करती है, लेकिन फिर भी वो बच निकली थी। इधर बिल्डिंग में सीडो तोका को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना करती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका है कि सीडो को योशिनो ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद तोका काफी बुरा फील करती है और सीडो से बात करना भी बंद कर दिया था, जिस पर रीने उसे विजिट करने आती है एक थेरेपी सेशन देने के लिए, ताकि पता चले कि आखिर दिक्कत क्या है। उधर कोटोरी और एक क्रीपी बंदा ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि सीडो और योशिनो के बीच क्या हुआ था, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसके बावजूद योशिनो की पावर सेल क्यों नहीं हुई। सीडो इधर बारिश में सड़क पर घूम रहा होता है और उसे योशिनो दिखती है, जो अपना पपेट ढूंढ रहे थे, क्योंकि एसटी से भागते समय उसने उसे खो दिया था। सीडो डिसाइड करता है कि उसकी वो मदद करेगा, वैसे भी उसे वो इम्प्रेस करने की कोशिश तो करने ही वाला था। इधर थेरेपी सेशन में रीने तोका को समझा रही थी कि सीडो और योशिनो का केस एक गलती था और सीडो उसकी काफी केयर करता है, तभी तो उसने खुद को खतरे में डाल दिया उसे बचाने के लिए।
सीडो अभी भी पपेट ढूंढ रहा था, तभी योशिनो का पेट जोर से आवाज करता है और वो उसे अपने घर खाना खाने ले जाता है। यहाँ पर सीडो से पूछता है कि जब एसटी उस पर अटैक करती है तो वो पलटकर वार क्यों नहीं करती, जिस पर योशिनो जवाब देती है कि उसे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब सब कुछ लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सबको नुकसान पहुंचा देती है। इसी वजह से उसका पपेट उसके लिए हीरो है जो हमेशा उसे शांत करके रखता है। सीडो उसके सर पे हाथ फेरता है और वादा करता है कि वो उसका पपेट ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन साथ ही कहता है कि अब उसे किसी पपेट की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो खुद उसका हीरो बनेगा, जिसे सुनकर योशिनो शॉक हो जाती है। यहाँ सीडो शर्मिंदा था और वो उसे किस के लिए माफी मांगता है जो पहले हुआ था, लेकिन योशिनो को तो किस का मतलब ही नहीं पता होता, जिससे सीडो के अंदर का हौसी जानवर फिर से जाग जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो उसे फिर से किस ट्रायल देगा। लेकिन जैसे ही वो किस करने ही वाला होता है कि तोका अचानक घुस कर आती है माफी मांगने के लिए, लेकिन उन्हें किस की पोजीशन में देख करके वो गुस्से से वहाँ से निकल घर आकर के पिलो पे अपना सारा गुस्सा निकाल रही होती है। सीडो को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि योशिनो का पपेट मिल चुका है, लेकिन वो तोबिची के घर में है, तो वो तुरंत वहाँ जाता है सरप्राइज विजिट देने। तोबिची उसे घर के अंदर वेलकम करती है, एक अजीब सी चाय देती है और फिर वॉशरूम चली जाती है। सीडो इसी मौके का फायदा उठा करके चारों तरफ उसके घर को छानने लगता है और आखिरकार योशिनो का पपेट उसे मिल भी जाता है। फिर वो जाकर के वापस चुपचाप बैठ गया था। तोबिची लौट करके आती है और उसके पास आकर के बैठ गई थी। सीडो उसे स्पिरिट्स के लिए उसकी नफरत के बारे में पूछता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हर स्पिरिट बुरी नहीं होती, कुछ तोका और योशिनो की जैसी भी होती हैं। लेकिन तोबिची उसकी बात को काटते हुए कहती है कि वो सारे स्पिरिट्स को ही खत्म कर देगी कि आखिर एक स्पिरिट की वजह से ही उसके पेरेंट्स की जान गई थी। सीडो से बताता है कि तोका की पावर सील हो चुकी है तो वो अब कोई और डिजास्टर नहीं करेगी, लेकिन तोबिची कहती है कि उन्हें नहीं पता कि कब क्या हो जाए। सीडो से कहता है कि वो स्पिरिट्स को एक्सेप्ट करना सीखे, ना कि उन्हें डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि वो भी अंदर से एक अच्छी लड़की है। तभी तोबिची का फोन अचानक से बजता है, जिससे पता चलता है कि एक और स्पेस क्वेक आने वाला है। वो तुरंत निकलने लगती है, लेकिन सीडो से पूछता है कि अगर कोई स्पिरिट अपनी पावर खो चुकी है तो क्या वो उस पर भी अटैक करेगी। तोबिची आंसर करती है कि वो तो करना चाहेगी, लेकिन उसका डिसीजन उसके सीनियर्स पर डिपेंड करेगा। उधर एएसटी योशिनो पर अटैक कर रही होती है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है वो उसे जमीन पर गिरा देते हैं। वो उसे खत्म करने ही वाले होते हैं, तभी योशिनो अचानक से जेडकियल को समन कर लेती है, जो काउंटर अटैक शुरू कर देता है। तोका ये देख करके तुरंत वहाँ पहुँचती है। सीडो दूर से योशिनो को आवाज लगाता है और उसे रोकता है, और जैसे ही वो उसका पपेट निकालने वाला होता है तो बीच एक जबरदस्त लेजर गन से योशिनो पर अटैक कर दी थी, जिसे देख करके जेडकियल तो बौखला ही उठता है। तोका ये सब देख करके समझ जाती है कि सीडो खतरे में है, जिससे वो भी अपनी वेपन्स को समन करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसकी पावर सील हो चुकी है तो उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। इधर जेडकियल अपने मुंह से एक मैसिव अटैक करता है, लेकिन तोका ने इधर किसी तरह से अपने वेपन्स को एक्टिवेट कर लिया था और उस अटैक को डॉज कर देती है। तोका सीडो के पास आती है और माफी मांगती है कि वो जिद्दी बन गई थी। इधर एएसटी अब भी योशिनो पर अटैक कर रही होती है। सीडो तोका से कहता है कि उसे योशिनो को बचाने में उसकी मदद चाहिए, लेकिन तोका को यहाँ अब भी लग रहा था कि सीडो को योशिनो ज्यादा पसंद है। सीडो से समझाता है कि योशिनो भी तुम्हारी तरह ही एक स्पिरिट ही है और उसने उससे भी वादा किया था कि वो उसे बचाएगा, जिस पर तोका को रियलाइज होता है कि यही चीज तो सीडो ने भी उसके लिए की थी। फिर तोका तुरंत से अपने वेपन को ग्राउंड पर पुश करती है और सीडो से कहती है कि वो इसका यूज करके योशिनो तक पहुँच सकता है। इधर एएसटी की हालत भी अब ऐसी हो गई थी कि वो अब आगे अटैक भी नहीं कर पाते, क्योंकि जेडकियल ने इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट कर दिया है कि अगर वो उसके करीब जाने की कोशिश भी करेंगे तो करोड़ों बर्फों की सुइयां उन पर गिर सकती हैं। पर तोबिची तुरंत एक बड़ा सा फोर्स फील्ड बना लेती है और उसी से एक बिल्डिंग उठा करके योशिनो पर फेंकने की तैयारी में थी, लेकिन तभी तोका अचानक से वहां आ जाती है और उस बिल्डिंग को 2 हिस्से में काट डालती है। तोका को देख करके तोबिची बिना टाइम वेस्ट किए उस पर सीधा अटैक करती है और बाकी सबका ध्यान भी अब तोका की तरफ शिफ्ट हो गया था, जिसका फायदा उठा करके सीडो जेडकियल के बनाए फोर्स बैरियर के अंदर जाने लगता है। उसकी बहन उसे रोक रही होती है कि वो वहीं रुक जाए वरना जमकर मर जाएगा, लेकिन सीडो जैसे तैसे अंदर पहुंच ही गया था। वो भी पूरी तरह से थक चुका था। उसे देख करके योशिनो फौरन उसके घाव को हील करती है और यहाँ सीडो भी उसका पपेट को उसे लौटाता है, जिसे देख करके वो काफी खुश हो गई थी। इसके बाद सीडो से कहता है कि उसे बचाने के लिए अब उसे किस करना पड़ेगा, जिसे योशिनो थोड़ा शर्माती है। लेकिन जब सीडो बिना रुके उसे बताया जा रहा था कि ये कितना जरूरी है, तब योशिनो खुद ही उसका मुंह अपने लिप्स से बंद कर देती है और ठीक उसी वक्त उसके आर्मर के साथ साथ उसकी पावर भी सील हो गई थी और आसमान भी अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। इसके बाद कोटोरी सीडो को बताती है कि अब तोका उसके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि अब स्पिरिट्स के लिए नया घर तैयार हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है एक सुबह। तोका और योशिनो सीडो से कहती हैं कि उन्होंने टीवी पर एक हॉट स्प्रिंग का एड देखा है और अब वो वहाँ जाना चाहती हैं। सीडो ये रिक्वेस्ट कोटोरी को बताता है और कोटोरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि अगर मना किया तो स्पिरिट्स पागल भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ एएसटी की कैप्टन भी अपनी टीम के साथ हॉट स्प्रिंग जाने की प्लानिंग करती है ताकि एंजॉय किया जा सके, लेकिन तोबिची इस आइडिया को रिजेक्ट कर कहती है सीडो तो ये मजबूरी में कर रहा है
उन्हें जाकर के ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेकिन तभी सीडो का उसे फोन आता है जिसमें वो उससे उस बुक को 2 दिन और रखने की परमिशन मांगता है जिसे तोबिची ने उसे दी थी। कॉल के बैकग्राउंड में तोका की आवाज सुनते ही तोबिची गुस्से से फूट पड़ती है और अपने हाथ में पकड़े केन को ही मसल देती है। इधर सीडो और उसकी सो कॉल्ड स्पिरिट गर्लफ्रेंड्स स्प्रिंग की तरफ निकलते हैं, लेकिन सीडो बाकी सभी को भी लेकर के जा रहा है। इस जलन में तोका गाड़ी ही उड़ा देती है जिसे सबको पैदल ही सफर करना पड़ता है। तोका खुद की गलती मानती है, लेकिन सीडो कूल बनने की कोशिश में कहता है कि कोई बात नहीं। इधर फ्रैंकसिनस के बेवकूफ लोग डिटेक्ट करते हैं कि एएसटी स्पिरिट्स की तरफ बढ़ रही है और बिना ये समझे कि उनका मकसद लड़ाई नहीं है, वो एएसटी के रास्ते में कई बैरिकेड्स लगाना शुरू कर देते हैं। ये सब देख करके एएसटी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। राडाटोस्कर ऑर्गेनाइजेशन की टीम वहाँ से हार्मलेस अटैक्स शुरू कर देती है, जिससे एएसटी को लगने लगता है कि सामने वाला कोई दुश्मन है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर एएसटी भी रिटर्न अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे पूरे एरिया का हाल बेहाल हो जाता है। इधर सीडो और उसकी स्पिरिट्स अपना सफर जारी रखते हैं, तभी अचानक से उनके सिर के ऊपर एक बम फट जाता है, जिससे सभी जमीन से चिपक जाते हैं और योशिनो का पपेट भी खो जाता है, जिसे वो तुरंत से रोना शुरू कर देती है और पूरे एरिया में बर्फ जमने लगी थी और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सीडो उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसका पपेट ढूंढ कर लाएगा। सीडो अब पपेट की खोजबीन पर निकलता है, जबकि एएसटी और राडाटोस्कर अभी तक आपस में ही भिड़े हुए थे। कुछ देर के बाद सीडो एक जगह पपेट ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर जमी मिट्टी हटाता है, ऊपर से एक मैसिव एक्सप्लोजन उस पर भी गिरने वाला होता है। पर ठीक उसी वक्त पे तोका वहाँ बैरियर क्रिएट कर देती है और दोनों को बचा लेती है। तोका को उसके एस्ट्रल ड्रेस में देख करके एएसटी अटैक करने का सोचती है, लेकिन इससे पहले कि तोबिची कुछ कर पाए, तोका और सीडो गायब हो जाते हैं। फिर कोटोरी सीडो और बाकी गर्ल्स को एक सस्ती हॉट स्प्रिंग में ले जाती है, जिसे उसके बेवकूफ असिस्टेंट ने पनिशमेंट के दौरान डिस्कवर किया था। एएसटी भी अपने हॉट स्प्रिंग एंजॉय करने के प्लान के अकॉर्डिंग वहीं पहुंचती है, और इधर तोबिची की नजरें तो सीडो को तलाश रही थी, क्योंकि वो तो वहाँ उसी के लिए आई थी। इसके बाद माना को इंट्रोड्यूस किया जाता है एएसटी से, जो कि एक ऐसी लड़की है जिसने पहले किसी एक पावरफुल स्पिरिट को हराया हुआ है, जो सुन पूरी टीम शॉक्ड हो गई थी। माना तोबिची के ही बगल में बैठी थी जब कैप्टन सभी को योशिनो के साथ हुई पिछली फाइट का वीडियो दिखा रही थी। तोबिची माना से उस स्पिरिट के बारे में पूछती है जिसे उसने हराया है, और वो बताती है कि वो स्पिरिट बाकी स्पिरिट से बहुत अलग थी, इसलिए उसे इस यूनिट में ट्रांसफर किया गया है। बातचीत के दौरान माना को स्क्रीन पर सीडो दिखता है और वो उसे पहचान जाती है, जिससे तोबिची शॉक्ड कि ये कैसे जानती है इसे। मीटिंग खत्म होने के बाद तोबिची माना से कहती है कि तुम सीडो की छोटी बहन हो, पर उसने तो कभी इस बारे में बात नहीं की। जिस पर माना पूछती है कि क्या वो उसे जानती है। तोबिची जवाब देती है कि हाँ, हम दोनों लवर्स हैं। और ये सुन करके तो माना हैरान ही हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है सीडो के स्कूल में। एक नई स्टूडेंट कुरुमी ट्रांसफर होकर के आती है, और जैसे ही उसकी इंट्रोडक्शन होती है, वो खुद को एक स्पिरिट बता रही थी, जिस बात को ऑब्वियसली पूरी क्लास मजाक में उड़ा दी थी। इसके बाद वो रिक्वेस्ट करती है कि उसे कोई स्कूल का टूर दे दे, क्योंकि उसे स्कूल का कोई आइडिया नहीं है। ठड़की तोनामाची हाथ उठाता है, लेकिन कुरुमी उसे इग्नोर करती है और सीधे सीडो के सीट तक जाकर के बोलती है कि वो चाहती है सीडो उसे घुमाए। उधर एएसटी को पता चलता है कि ये लड़की वाकई में एक स्पिरिट ही है, पर सोचती है कि उसने स्कूल में ट्रांसफर क्यों लिया होगा। जिस पर माना बताती है कि कुरुमी कोई आम स्पिरिट नहीं है, बल्कि वो अपने हाथों से 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मार चुकी है, और इसके अलावा उसके स्पेस क्विक से भी कई लोग मारे जा चुके हैं। जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए थे। स्कूल खत्म होने के बाद सीडो कुरुमी को कटोरी के प्लान के अकॉर्डिंग मिलता है, जिस पर तोका और तोबिची जलन में चुपके से उनका पीछा करने लगती हैं, क्योंकि उन दोनों को उस लड़की के हवस पे शक होता है कि ये हमसे पहले न बाजी मार ले। इधर सीडो को फ्रैंकसिनस का ठड़की एजेंट, जो इंस्टा का रील्स का मरीज है, पिकअप लाइन देता है कि पूछो किस कलर की चड्डी पहने हो। और सीडो भी पूछने के बाद अफसोस करता है, लेकिन देखता है कुरुमी तो रिवील भी करने वाली है, जिस पर सीडो तुरंत रुकवाता है और दूसरा सवाल करता है कि तुमने क्लास में खुद को स्पिरिट क्यों कहा। जिसके जवाब में कुरुमी कहती है कि एक्टिंग मत करो, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। और सीडो शॉक होकर पूछता है कि उसे इतना कुछ कैसे पता है, लेकिन कुरुमी नहीं बताती, बल्कि ये बोलती है कि उसने सीडो के बारे में सब कुछ पता लगाने के बाद ही उसे पसंद करना शुरू किया है। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है, और सीडो के रिस्पॉन्स करने से पहले ही 2 सस्ते जासूस जो छुपे हुए थे वहाँ से गिर जाते हैं। कुछ देर बाद कुरुमी सीडो का थैंक्स कह रही होती है उसे स्कूल दिखाने के लिए। फिर उसके कान में आकर के कहती है, पर काश हम अकेले होते। घर को जाते हुए कुरुमी को कुछ लौंडे लपाड़े मिलते हैं, जो शकल से तो तुम्हारे सगे वाले लग रहे थे, जो राह चलते लड़कियों को ताड़ते रहते हैं। तो कुरुमी लालच देकर के उन्हें कोने में ले जाती है और उन्हें लिटरली जिंदा खा जाती है। उसी दौरान माना यहाँ पहुँच जाती है अपने स्टल सूट में, और हम फिर कुछ सेकंड बाद का सीन देखते हैं। माना सीडो से मिलती है जब वो अपने 2 साइड गर्लफ्रेंड्स के साथ घर जा रहा होता है, और वो उसे एक्साइटमेंट में गले लगा लेती है और उसे भाई बुलाती है। जिस पर सीडो खुद सोचता है कि भाई, अब ये कौन है। वो सीडो के घर तक उसका पीछा करती है, क्योंकि उसे ये जानकर के बहुत खुशी हो रही थी कि उसका भाई जिंदा है।
लेकिन कोटोरी को ये सब देख करके जलन हो जाती है और दोनों के बीच इस बात पर लड़ाई शुरू हो गई थी कि सीडो की असली बहन कौन है। एक लॉकेट से कंफर्म करने के बाद सीडो से पूछता है कि वो इतने समय से कहाँ थी, तो वो बताती है कि वो काम कर रही थी, लेकिन ये नहीं बताती कि वो कहाँ काम कर रही थी और जल्द ही चली भी जाती है, जिस पर सब सोचने लगते हैं कि वो क्या छुपा रही है। अगले दिन जब क्लास में अटेंडेंस ली जा रही होती है तो पता चलता है कि कुरुमी क्लास में नहीं आई है, जिसे सब सोचने लगते हैं कि कोई नई लड़की दूसरे ही दिन स्कूल क्यों बंक करेगी। तो बीची कहती है अब वो दोबारा आएगी भी नहीं, लेकिन तभी कुरुमी अचानक से एंट्री मारते हुए कहती है सॉरी थोड़ा लेट हो गई, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। क्लास के दौरान सीडो को कोटोरी से एक मैसेज मिलता है कि लंच के वक्त वो उसे फिजिक्स लैब में मिले। जब सीडो कोटोरी और रिने से मिलता है वो उसे कुरुमी का वो फुटेज दिखाते हैं जिसमें दिखता है कि पिछले दिन माना और एसटी की टीम ने कुरुमी को तो ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यहाँ सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो है क्या। इसी दौरान तोबिची कुरुमी से चेंजिंग रूम में मिलती है और उसे पूछती है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, जबकि उन्होंने तो उसे कल ही खत्म किया था। जिस पर कुरुमी अचानक से जमीन से क्रीपी हाथ बढ़ाते हुए तोबिची को जकड़ लेती है और कहती है कि वो लोग बस बेकार की कोशिश कर रहे हैं। तोबिची पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए, जिस पर कुरुमी बताती है कि वो स्कूल में इसलिए आई है क्योंकि उसे सीडो और उसकी पावर्स चाहिए। फिर स्कूल खत्म होने के बाद सीडो कुरुमी को डेट पर चलने को पूछता है क्योंकि कोटोरी ने उसे ऐसा करने को कहा था ताकि वो उसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सके, और कुरुमी भी खुश होकर के मान जाती है। इसके बाद तोबिची आ जाती है और पूछती है कि वो उस डायन से क्या बात कर रहा था, लेकिन सीडो उसे इग्नोर करके निकल जाता है। तोबिची फिर सारी बातों को सोचती है जो कुरुमी ने उससे कही थी और फिर उसे सीडो की चिंता होने लगती है। घर लौटने पर तोका एक एडल्ट स्टाइल में सीडो के सामने डांस करती है, जब तक कि सीडो उसके तिजोरी से टिकट नहीं खींच लेता और देखता है कि उसने अगले दिन के लिए डेट फिक्स कर रखी है। सीडो अभी हैरान हो ही रहा था कि तोबिची का भी कॉल आ जाता है जो कहती है कि वो भी उससे अगले दिन मिलना चाहती है। अगले दिन सीडो को इन तीनों लड़कियों से मिलना होता है इस तरह कि किसी को पता न चले कि वो बाकियों से भी मिल रहा है, जिस पर राटा टोस्कर की टीम उसे यह काम बिना फेल कराए करवाने का वादा करती है। सीडो तोका से शुरुआत करता है और उसके साथ एक्वेरियम में थोड़ा वक्त बिताता है, फिर पेट में दर्द का बहाना बनाकर वहाँ से निकलता है और सीधे कुरुमी के पास पहुँच जाता है जो उसे एक शॉप में लेकर के जाती है और वहाँ उसे कुछ अंडरगारमेंट से सजेस्ट करने को कहती है। शॉप में जब सीडो कुरुमी के साथ होता है तभी उसके कुछ क्लासमेट्स उसे देख लेते हैं और जैसे ही वो उसे चिढ़ाने उसके पास आने की कोशिश करते हैं, सीडो एक बार फिर से पेट खराब होने का बहाना बनाकर वहाँ से भाग निकलता है और तोबिची से मिलने किसी और जगह पर पहुँचता है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। सीडो से पूछता है कि वो उससे मिलने क्यों आई है, इस पर तोबिची कहती है कि वो नहीं चाहती कि सीडो अकेले रहे और साथ ही ये भी कहती है कि डेट के बाद उसे उसके साथ घर चलना होगा जहाँ वो कुछ समय के लिए रहने वाला है, जिसे सुनकर सीडो हैरान रह जाता है। फिर जब वो दोनों खाना शुरू करते हैं तभी सीडो को तोका सामने दौड़ती हुई दिखती है, जिस पर वो घबराकर जल्दी से बहाना बनाकर तोबिची से माफी मांगता है और तोका से मिलने चला जाता है। इसके बाद सीडो ऐसे ही बार बार तीनों लड़कियों के बीच गोल गोल घूम करके थक चुका होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है कि उसके क्लासमेट्स जो उसे पहले देख चुके हैं उससे न टकराएं, पर तभी योशिनो आकर के उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। कुछ देर बाद सीडो अकेले के जंगल के पास बैठा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ लड़के एक बिल्ली पर अपने गन का टेस्ट कर रहे हैं, जिस पर कुरुमी वहाँ पहुँचती है और उनके लिए चीजों को और बिगाड़ देती है। और इसी बीच राटाटोस्कर की टीम कुरुमी का ट्रैक खो देती है और उनका सिस्टम कट हो जाता है, जिससे वो शॉक्ड रह गए थे। उधर तोका और तोबिची आपस में टकरा जाती हैं और एक दूसरे को देख करके चौंक जाती हैं। फिर दोनों समझ गई थी कि सीडो एक प्ले बॉय बन चुका है और तोबिची ये सोचती है कि शायद सीडो किसी तीसरी लड़की के भी साथ है, इसलिए वो तुरंत उसे ढूंढने निकल जाती है। सीडो जब वापस कुरुमी को ढूंढने उसी जंगल पहुंचता है तो वो वहाँ नहीं होती और कोटोरी से बताती है कि कुरुमी गायब हो चुकी है। इसके तुरंत बाद उन्हें एक अलर्ट मिलता है जिसमें पता चलता है कि जंगल में एक मैसिव स्पिरिट वेव निकल रही है, जिससे सीडो बिना टाइम वेस्ट किए जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो पूरा कत्लेआम मचा हुआ था। वो कुरुमी को देखता है जो एक आदमी को बुरी तरह से मुक्ति दे रही होती है। उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल थी और लेफ्ट आई में एक प्री इंस्टॉल्ड वॉच। सीडो तो सीडो डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुरुमी उसे पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है, अपने होठों को चटकाते हुए कि हम तो डेट पे आए हैं ना, तो चलो अब लंच का टाइम है। लेकिन तभी माना वहाँ आ जाती है और अपने स्पेशल वेपन से कुरुमी पर एक बहुत बड़ा अटैक करती है, जिससे कुरुमी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। सीडो ये देख करके चौंक जाता है और माना से पूछता है कि वो इतनी कामली कैसे है किसी को मारने के बाद भी, जिस पर माना जवाब देती है कि कुरुमी एक स्पिरिट है और स्पिरिट्स को खत्म करना ही माना का काम है। फिर वो उसे ये भी बताती है कि कुरुमी एक ऐसी स्पेशल स्पिरिट है जिसे चाहे कितनी बार भी मारो वो वापस से आ जाएगी। लेकिन सीडो फिर भी कुरुमी को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन माना एक बैरियर से उसकी आवाज को बंद कर देती है और कुरुमी के पास पहुंचकर फाइनल डैमेज देने की तैयारी करने लगती है।
इसके बाद सीडो फ्रैंक्सिनस पहुंचता है और खुद को बेहद गिल्टी फील करता है कि उसने कभी सोचा था कि सारे स्पिरिट्स अच्छे होते हैं, लेकिन कुरुमी से मिलने के बाद से तो उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई है। वो कोटोरी से कहता है कि वो अब हार मान लेना चाहता है, लेकिन कोटोरी उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर कहती है कि वो कायरो की तरह हार नहीं मान सकता। स्कूल से घर लौटते वक्त तोका उसे बीच रास्ते में पकड़ लेती है और कहती है कि चलो कुछ फन टाइम बिताते हैं। उसी शाम सीडो से बताता है कि उसे कुरुमी को रोकना है ताकि वो और लोगों की जान न ले, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे बात कैसे की जाए क्योंकि वो बाकी स्पिरिट से बहुत अलग दिखती है। तोका उसे समझाती है कि कुरुमी भी एक स्पिरिट है और उससे अलग नहीं है, और तुमने मुझे जैसे बचाया है, अगर तुम मुझे नहीं मिले होते तो शायद मैं भी कुरुमी की जैसी ही बन जाती। ये बात सुनकर सीडो को काफी हिम्मत मिलती है। अगले दिन वो कुरुमी से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसे बचाना चाहता है और उसे लोगों को मारने से रोकना चाहता है। लगता है कि जैसे कुरुमी इस बात से उसकी इमोशनल हो जाएगी, लेकिन उसके उलट में वो रूफ टॉप पर जाकर के और ज्यादा कांड करने लग जाती है ताकि सीडो की इस बात की सच्चाई को टेस्ट कर सके। वो चारों तरफ अपने बैरियर से संहार मचा देती है, जिससे स्कूल के पूरे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये सब चीजें उनके हेल्थ पर इफेक्ट करने लग जाती हैं। ये सब देख करके माना कोटोरी से कहती है कि उसने सीडो को स्पिरिट्स के पास बिना हथियार भेज करके खतरे में डाल दिया है, इसलिए वो सीडो को साथ ले जाएगी और उसका ख्याल अब वो रखेगी। जिस पर कोटोरी हंसते हुए कहती है कि वो सीडो को कभी भी डेम इंडस्ट्री जैसी करप्टेड कंपनी के पास तो नहीं छोड़ेगी। फिर कोटोरी से बताती है कि उसे पता है कि माना उसी कंपनी के लिए काम करती है और उसे वहीं से एसटी में ट्रांसफर किया गया है। ये सुनकर के माना शॉक्ड रह जाती है। माना बताती है कि वो उस कंपनी की इतनी कर्जदार है कि कभी उसका उधार नहीं चुका सकती। जिस पर कोटोरी जवाब देती है कि उन्होंने माना की स्लाइवर टेस्ट करके पता लगाया कि कंपनी ने उसके शरीर में इतना ज्यादा मैजिक भर दिया है कि उसकी अब लाइफ स्पैन सिर्फ 10 साल की रह गई है। ये सच सुन करके माना पूरी तरह से हिल जाती है। फिर दोनों को स्कूल में चल रही प्रॉब्लम्स की खबर मिलती है और वो तुरंत वहाँ की ओर निकल जाते हैं। उधर सीडो देखता है कि तोका भी दर्द में तड़प रही है और सोचता है कि अकेला वो ही क्यों अनअफेक्टेड है। जिस पर री ने बताती है कि तोका और यूसिनो की पावर्स उसके अंदर सील्ड हैं, इसलिए उसे अभी तक कुछ नहीं हो रहा। कुरुमी फिर छत से सीडो को बुलाती है और कहती है कि अगर उससे कुछ डील करना है तो वो सामने आए। जिस पर सीडो तुरंत वहाँ पहुँचता है। तो बीचे भी अपना एसटी सूट एक्टिवेट करके छत की ओर दौड़ती है, लेकिन रास्ते में उसे कुरुमी का एक क्लोन रोक लेता है। तोका को यह एहसास होता है कि सीडो अकेले बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाला है, इसलिए वो अपने सील्ड पावर्स को वापस से अनलॉक कर लेती है। लेकिन तभी एक और कुरुमी उस पर अचानक से अटैक कर दी थी। छत पर सीडो पूछता है कि कुरुमी आखिर करना क्या चाहती है, जिस पर वो जवाब देती है कि ये उसका टाइम कंज्यूमिंग कैस्टल बैरियर है, एक ऐसा बैरियर जो उसके अंदर इंटर करने वाले लोगों का टाइम एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो उसे और डिटेल में बताती है कि उसकी लेफ्ट आई में जो वॉच है वो उसकी लाइफ स्पेन को दिखाता है। हर बार जब भी वो अपनी कोई मैजिक यूज करती है तो इससे काफी कुछ लॉस करती है, इसलिए वो उसे कभी कभी इसी बैरियर की मेथड से रिफिल कर लेती है। इसके बाद वो सीडो को बताती है कि वो असल में उसी के लिए यहाँ आई है क्योंकि उसे ट्रेडिशनल वे में उसका मांस खाना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज है जो उसे सिर्फ सीडो से मिल सकती है। ये सुनकर के सीडो कहता है कि वो बाकी सबको इस बैरियर से बाहर ले जाए क्योंकि उसका असली टारगेट तो वही है। लेकिन कुरुमी उसे कहती है कि उसे पहले वो सारी बकवास बातें वापस लेनी होगी जो उसने पहले उसे बचाने वगैरह को लेकर के कही थी। सीडो उसकी बात को मानने से मना करता है और कहता है कि मैंने कोई बकवास नहीं किया था, मैं सही में तुम्हें इन सब चीजों से बचा सकता हूँ, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बैरियर हटा दे। जिस पर कुरुमी गुस्से में एक स्पेस को ट्रिगर कर देती है जो तुरंत फ्रैंक्सिनस की टीम को अलर्ट करता है। टीम तुरंत सीडो को इन्फॉर्म करती है कि कुरुमी की मेंटल स्टेट चेंज हो रही है, जैसे कि वो सीडो से डरने लगी हो। जिस पर सीडो तुरंत रेलिंग पर चढ़ जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर सच में उसे खाना चाहती है तो वो खुद ही कूद जाएगा। कुरुमी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सीडो अचानक बिल्डिंग के पीछे की तरफ जंप कर देता है। फिर वो तेजी से कूदती है और उसे जमीन पर गिरने से पहले बचा लेती है। फिर वो अपना सारा प्रकोप भी हटा लेती है, जिससे सब कुछ क्लियर हो गया था। सीडो यहाँ कहता है कि मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें लोगों से प्यार करना सिखाऊंगा, और हैंडशेक करने बढ़ता है। लेकिन तभी कुरुमी का एक और क्लोन पीछे से आकर के उस मन बदल रही क्लोन को मार देती है और अपने डरावनी हाथों से सीडो को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन उसी वक्त माना वहाँ पहुँच उसका हाथ वहीं काट डालती है। कुरुमी तुरंत एक कस्टमाइज वॉच और गन समन करती है और उससे टाइम को रिवर्स कर अपने हाथ दोबारा से रिस्टोर कर लेती है। फिर वो माना को शूट करके दूर फेंक देती है। इसके बाद तोका और तोबीची छत पर पहुँचते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके कुरुमी अपने अलग अलग टाइम के क्लोन्स को समन कर लेती है। फिर वो माना को बताती है कि यही वजह है कि वो कभी खुद को भी नहीं मार सकती, क्योंकि अलग अलग टाइम में उसके कई वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो सबको बुरी तरह से जकड़ लेती है और एक और स्पेस क्वेक एक्टिवेट करने वाली होती है। लेकिन तभी कोटोरी अचानक से आ जाती है और उतनी ही पावरफुल फोर्स से उस क्वेक को कैंसिल कर देती है, जिसे देख करके सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक एस्ट्रल ड्रेस में होती है, यानी स्पिरिट। इसके बाद वो अपना वेपन समन करती है और फाइट के लिए रेडी हो जाती है।
फिर दोनों के बीच इंटेंस बैटल शुरू होता है और काफी देर बाद कुरुमी अचानक टाइम को रोक देती है और अपने सारे क्लोन्स को बुलाकर कोटोरी पर फायर करवाती है। फिर धीरे धीरे उसके पास आती है और उसकी खोपड़ी में आखिरी बुलेट डाल देती है, जिससे कोटोरी नीचे गिर गई थी। कुरुमी उसे ताना मारती है ये सोच करके कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन तभी कोटोरी के सारे जख्म तुरंत हील हो जाते हैं और वो दोबारा खड़ी हो जाती है, जो देख करके कुरुमी भी हैरान रह गई थी। वो फिर से अपने क्लोन समन करती है, लेकिन कोटोरी उन्हें ब्लास्ट कर देती है जब वो उसके पास इकट्ठे हो रहे थे। इसके बाद कुरुमी खुद को शूट करके और भी ज्यादा पावर रिलीज करती है, जिससे कोटोरी कमजोर पड़ने लगी थी। फिर कुरुमी उसे मॉक करते हुए उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त कोटोरी एक बहुत ही पावरफुल वेपन समन करती है और कुरुमी के सारे क्लोन्स को ही उड़ा देती है जब वो उसे बचाने आते हैं, और उसके साथ साथ उसका क्लॉक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुरुमी घुटनों पर गिर जाती है और कोटोरी फिर से एक और ब्लास्ट के लिए तैयार थी। ये देख करके सीडो डर जाता है कि कहीं कुरुमी मर न जाए, तो वो कोटोरी को रोकने की कोशिश करता है, और जब वो नहीं रुकती तो वो उसके और कुरुमी के बीच में आ जाता है। कोटोरी कैनन फायर कर दी थी, तब उसे पता चलता है कि बीच में सीडो खड़ा है। सीन शिफ्ट होता है और सीडो एक हॉस्पिटल बेड पर जागता है। अभी उसे एक सपना आया था जिसमें वो और कोटोरी एक बैरियर के बीच में थे। फिर वो रीने को देख करके बहुत से सवाल पूछने लगता है, ये जानने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। तब रीने उसका सिर सहलाते हुए कहती है कि सब सेफ है और कुरुमी भागने में कामयाब हो गई है। फिर रीने उसे कोटोरी के पास ले जाता है और जैसे ही वो उससे मिलता है वो पूछता है कि क्या वो कोई एक स्पिरिट है। कोटोरी जवाब देती है कि वो ह्यूमन है, भले ही डेटा उसे स्पिरिट दिखा रहा है, जिससे सीडो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कोटोरी आगे एक्सप्लेन करती है कि वो एक ह्यूमन के तौर पे पैदा हुई थी, लेकिन 5 साल पहले वो स्पिरिट बनी, या कहें एक ह्यूमन जिसके पास स्पिरिट की पावर है। सीडो को तुरंत अपना ड्रीम याद आता है जिसमें उसे पास्ट की बातें दिखती हैं और वो उसे सब बताता है, जिसे सुनकर कोटोरी भी शॉक हो जाती है कि वो कितना सच हो सकता है। फिर सीडो उससे पूछता है कि वो स्पिरिट कैसे बनी, लेकिन कोटोरी बताती है कि उसे ठीक से याद नहीं। सीडो कहता है कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज वो कैसे भूल सकती है। कोटोरी कहती है कि शायद हो सकता है किसी ने मेरी मेमोरी वाइप कर दी हो। आगे सीडो पूछता है कि उसने अपनी पावर्स को कैसे दबा के रखा था इतने सालों से, जिस पर कोटोरी बताती है कि वही था जिसने उसकी पावर सील की थी, जिसे सुनकर सीडो हैरान रह जाता है। वो बताती है कि किसी को नहीं पता कि तुम्हारे पास ये स्पिरिट्स की पावर सील करने की एबिलिटी क्यों है, और यही वजह थी कि राडाटोस्कर ने उसे स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए चुना। इसके बाद वो उसके हीलिंग पावर के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो पावर्स उसकी खुद की हैं। फिर वो उसे पास बुला करके एक मुक्का मारती है और कहती है कि अगर मैं मेन टाइम पे खुद को नहीं कंट्रोल करती तो तुम अब तक मर चुके होते, क्योंकि जब भी मैं अपनी उस मोड में आती हूँ मेरा खुद पर से कंट्रोल नहीं रहता। सीडो पूछता है कि क्या उसकी पावर्स उसे वापस मिल जाएगी, तो कोटोरी बताती है कि नहीं, जब तक वो दोबारा सील न करे, जैसे उसने तोका के साथ किया था। और क्योंकि इस बार उसके पास 100% पावर्स आ गई हैं, तो सीडो को उसे डेट करना पड़ेगा और उसे अपने प्यार में गिराना पड़ेगा। तभी कोटोरी अचानक से गिर जाती है और रीने उसे संभालने आती है। बाद में रीने सीडो को बताती है कि कोटोरी सिर्फ 2 दिन तक ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को होल्ड करके रख सकती है, उसके बाद से वो पूरी तरह से खुद को खो देगी और फिर वो लड़की नहीं रह जाएगी जिसे सीडो जानता है। इसलिए उसे 2 दिन में कोटोरी को डेट करना होगा ताकि वो उसकी पावर्स दोबारा सील कर सके। इसके बाद सीडो हॉस्पिटल में माना से मिलने जाता है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता, तो वो तोबिची से मिलता है। जब वो जाने वाला होता है तो तोबिची उससे पूछती है कि उस फ्लेम स्पिरिट के बारे में मुझे बताओ जो कुरुमी के साथ फाइट कर रही थी। सीडो कहता है कि वो भी बेहोश था और इस बारे में वो कुछ ज्यादा नहीं जानता, पर वो उससे पूछता है कि वो इस बारे में इतना चिंता क्यों कर रही है। तो तोबिची जवाब देती है कि वो वही स्पिरिट है जिसने उसके सामने 5 साल पहले उसके पेरेंट्स को जला दिया था और तभी से वो उसे ढूंढ रही है और उसी की वजह से उसने एसटी भी ज्वाइन किया। इसके बाद सीडो कोटोरी के साथ वाले डेट की तैयारी करता है, लेकिन पहले वो अपना टाइम बाकी लड़कियों के साथ वेस्ट करता है। फिर शाम में वो राडाटोस्कर के वाइस कमांडर से मिलता है और बताता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि स्पिरिट्स की पावर को पूरी तरह से कैसे सील किया जाए। वो उससे कहता है कि क्या तुम 5 साल पहले वाले ग्रेट फायर डे की फुटेज को देखना चाहोगे, शायद इससे तुम्हें समझने में मदद मिल सके कि तुमने कोटोरी की पावर्स को कैसे सील किया था। सीडो जब बाद में उस फायर वाले दिन की फुटेज चेक करता है तो उसे खुद और कोटोरी के अलावा एक अजीब सा फिगर नजर आता है, जिस पर उसे लगता है कि शायद वही कोटोरी के अंदर दिए पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो दिमाग पर जोर डालता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, लेकिन ये सब उसके लिए बहुत भारी हो जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा था। अगले दिन जो उनकी डेट का दिन होता है, सीडो कोटोरी से मिलता है और उनकी डेट शुरू होती है। वो इंटरनेट से सीखे बहुत सारे रिझाने की टेक्निक्स अप्लाई करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था, जिस पर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो क्या करेगा, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो वो उसे कभी भी नहीं बचा पाएगा। कुछ देर बाद कोटोरी बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और सीडो भी फ्रैंक्सिनस वालों से कुछ नए प्लान्स के बारे में बात करने निकल पड़ता है। चलते चलते उसकी नजर अचानक से रीने पर पड़ती है, जो कोटोरी की देखभाल कर रही थी, क्योंकि उसे अभी भी कुछ दर्द हो रहा था। सीडो चुपके से उनके पीछे जाकर के सुनने लगता है और उसे पता चलता है कि कोटोरी तब से खुद को स्टेबलाइज करने के लिए ड्रग्स ले रही थी, क्योंकि जब से उसने अपनी पावर्स वापस पाई है वो खुद को कंट्रोल करके नहीं रख पा रही है। इसके बाद वो फिर से बीच पर वापस जाता है
और जब कटोरी लौटती है तो अपने कान से ईयरबड्स को निकाल करके फेंक देता है, क्योंकि उसे फ्रैंकसिनस वाले बेवकूफ लोग लग रहे थे जो कोई ढंग का आइडिया नहीं सजेस्ट कर रहे हैं। फिर वो अपने अंदर के बचे कुछ दिमाग को एक्टिवेट करता है और कटोरी को अम्यूजमेंट पार्क चलने का आइडिया देता है। दूसरी तरफ तोबिची अपने सीनियर से मिलती है जो उसे कुछ नया इक्विपमेंट दिखाता है जो काफी पावरफुल है। तोबिची पूछती है कि क्या इसे स्पिरिट ऑफ फ्लेम को भी हराया जा सकता है, जिस पर उसका सीनियर पूछती है कि क्या ये स्पिरिट वही 5 साल पुरानी फुटेज वाली स्पिरिट की बात कर रही है। तोबिची हैरान होकर के वो वीडियो देखना चाहती है और जैसे ही देखती है उसे पता चलता है कि वो स्पिरिट ऑफ फ्लेम्स और कोई नहीं बल्कि कोटोरी ही है। इसी बीच सीडो और कोटोरी अम्यूजमेंट पार्क में मस्ती कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद बैठ करके बातें करने लगते हैं। कोटोरी इतने मूड में होती है कि उसे लगता है कि सीडो अब उसे किस करेगा। उधर तोबिची के सीनियर को रिपोर्ट मिलती है कि वो पावरफुल आर्मर और कुछ इक्विपमेंट गायब हैं, जिससे वो तुरंत समझ जाती है कि तोबिची ही उसे चुरा करके इस्तेमाल करने गई है। सीडो कोटोरी से 5 साल पुरानी बातें पूछने वाला होता है, लेकिन तभी कोई उन्हें ब्लास्ट करके डरा देता है। जैसे ही वो देखता है तो सामने तोबिची होती है। वो उसे पूछता है कि वो क्या करना चाहती है, जिस पर वो जवाब देती है कि वो बस कटोरी को खत्म करने आई है। लेकिन कटोरी तुरंत से फिर स्पिरिट ऑफ फ्लेम में रीअपीयर होती है और फिर खुद को और तोबिची को बेवकूफ कहती है कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। तोबिची अपने ह्यूज कैनन पर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है और कटोरी भी अपने एस्ट्रल ड्रेस में ट्रांसफॉर्म होकर के अपना वेपन समन कर रही थी। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर फाइट शुरू होती है, जिससे आसपास का पूरा एरिया हिलने लगता है। तोका और योशिनो जो पार्क के दूसरी तरफ होते हैं, ये सब देख करके समझ जाते हैं कि सीडो और कोटोरी किसी बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं। तोका हेल्प के लिए जाना चाहती है, लेकिन योशिनो का पपेट उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल पावर सील्ड है। लेकिन तोका कहती है कि सीडो पूरी कोशिश कर रहा है कोटोरी को बचाने की, इसलिए वो भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करेगी। वो अपनी एस्ट्रल ड्रेस पहन करके निकल पड़ती है और उसे देख करके योशिनो भी उसका साथ देने का डिसाइड करती है। फाइट के दौरान कोटोरी तोबिची की पावर अटैक्स को कई बैरियर से ब्लॉक करती है, लेकिन उसे अचानक कमजोरी फील होने लगी थी क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही थी। तोबिची तुरंत ग्लोइंग रोप से उसे कैद कर लेती है और एक और जबरदस्त अटैक लॉन्च करती है। फिर वो तोबिची की तरफ चार्ज करके उसके इक्विपमेंट को डैमेज करना शुरू कर देती है जब तक कि वो डीएक्टिवेट न हो जाए। इस वक्त तक कोटोरी पूरी तरह से अपने धुन में होती है और सीडो के चिल्लाने के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो फिर अपना हथियार समन करती है और तोबिची की पूरी ब्लड लाइन को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तोबिची उसे रोकते हुए बताती है कि यही वो तरीका था ना जिससे उसने 5 साल पहले उसके पेरेंट्स को मारा था। कोटोरी ये सुनकर के शौक में आकर के जमीन पर गिर पड़ती है। तोबिची तुरंत अपना हथियार फिर से चार्ज करती है और अटैक करना शुरू कर दी थी, जिसे कोटोरी बैरियर से रोक लेती है। सीडो तुरंत बीच में आ जाता है और तोबिची को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती और कहती है कि वो पिछले 5 साल से सिर्फ इसी दिन के लिए जिंदा थी। सीडो से समझाने की कोशिश करता है कि उस इंसिडेंट का जिम्मेदार वो स्पिरिट ऑफ फ्लेम है, न कि उसकी बहन। तोबिची को सीडो की बात बकवास लगती है और कहती है कि कोटोरी ही तो स्पिरिट ऑफ फ्लेम है। तभी तोका और योशिनो वहाँ पहुँच करके तोबिची को डिस्ट्रैक्ट करती हैं और सीडो तुरंत कोटोरी को वहाँ से निकाल लेता है। इसके बाद बीच पर सीडो अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है, जिससे कोटोरी शर्मिंदा हो जाती है और फिर वो अपने दिल की बात बतला देती है। फिर सीडो से किस करता है, जिससे कोटोरी की पावर सील हो जाती है और सीडो के घाव भी हील हो जाते हैं। सीडो फिर तोबिची की तरफ मुड़कर कहता है कि अगर वो स्पिरिट ऑफ फ्लेम के पीछे है तो वो अब स्पिरिट उसके अंदर है, न कि कोटोरी के। वो बताता है कि मुझे सब याद आ गया, उस दिन क्या हुआ था। उसके पेरेंट्स को कोटोरी ने नहीं मारा था, बल्कि उस चीज का कोई और जिम्मेदार था। तोबिची उसकी बात नहीं समझ पाती, लेकिन सीडो समझाता है कि किसी और ने कोटोरी के साथ वो सब करवाया था। तोबिची तो अपने लिमिट तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो एक नॉर्मल गन से शूट करने की कोशिश करती है, ओवर यूज के कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वहीं हम शहर के दूसरी ओर कुरुमी को फिर से देखते हैं। फ्रैंकसिनस में रीने सीडो को बताती है कि उसकी डेट से कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे सीडो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसे कोटोरी की इमोशनल लेवल को बढ़ाना होगा ताकि वो उसे सील कर सके। लेकिन रीने बताती है कि कोटोरी की इमोशनल लेवल तो हमेशा से उसके लिए मैक्स थी, क्योंकि उसे सीडो के लिए फीलिंग्स पहले से ही थी। कोटोरी ये सुनकर के शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि ये मशीन ही खराब है। इसके बाद कोटोरी बताती है कि अब उसे वो 5 साल पुरानी स्पिरिट वाली बात याद आने लगी है, लेकिन क्योंकि अभी तक ये पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हुई है कि किसी ने उसकी मेमोरी वाइप कर दी हो, इसलिए अब उसे इस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग से बाहर कहीं ढूंढना होगा। कोटोरी वहाँ से जाने के लिए तैयार होती है और जाने से पहले वो सीडो से पूछती है कि कल जो उसने कहा था क्या वो सच था, जिस पर सीडो कंफर्म करता है कि हाँ, लेकिन वो उसे सिर्फ अपनी बहन के जैसा मानता है और उसे बचाने के लिए किस करना क्या वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर कोटोरी काफी गुस्सा हो जाती है और उसे लात मार के गिरा देती है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीडो एक ब्लास्ट की आवाज से उठता है। परेशान होकर वो नारुतो स्टाइल में भागता है और देखता है कि तोका रो रही होती है क्योंकि उसने सीडो के जरूरी नोट्स पर जूस गिरा दिया होता है। वो सोचती है कि अब सीडो से नफरत करेगा और इसी गिल्ट के चक्कर में वो काफी परेशान हो जाती है। सीडो नहीं चाहता था कि देश में फिर से कोई लफड़ा हो, इसलिए वो अपना चिल मोड ऑन करके तोका को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे बाथरूम से योशिनो की चिल्लाने की आवाज आती है।
वो दौड़कर अंदर जाता है और देखता है कि सब कुछ फ्रीज हो चुका है। योशिनो तौलिए में लिपटी हुई एक डूबे हुए पपेट की ओर इशारा कर रही होती है। सीडो टब से पपेट निकालता है, जिससे फिर घर थोड़ा सा नॉर्मल होता है। उधर तोबिची एक इंक्वायरी ऑफिसर के सामने खड़ी होती है, जो उसके फ्यूचर का डिसीजन लेने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो उसे सजा सुनाते हैं, मीटिंग में वेस्टकॉट नाम का एक लूजर घुसता है, जो सिर्फ खुद को इसलिए कूल समझता है क्योंकि उसके बाल व्हाइट है। इधर घर में तोका और योशिनो सीडो और उसकी सिस्टर कोटोरी की बातचीत को चुपके से सुन रही होती हैं। कोटोरी सीडो को डांटती है कि वो हर वक्त सोता रहता है। फिर वो किचन काउंटर की तरफ जाता है ताकि अपने सिर्फ 2 गर्लफ्रेंड्स के लिए ब्रेकफास्ट बना सके। दूसरी तरफ कुछ लड़कियां तोबिची के सस्पेंशन के बाद उससे बात कर रही थी कि तुम लकी हो कि तुम्हें रेजिमेंट से बाहर नहीं फेंका गया, और सोचती हैं कि आखिर डेम से कोई क्यों इसकी जैसी अनपॉपुलर लड़की की हेल्प के लिए आया। वो कहती हैं ठीक है, जाओ आराम करो, अब जिम्मेदारी से तुम मुक्त हो गई। इधर जब सीडो जैसे ही अपने जीप्स के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है, उसे तोबिची का मैसेज आता है कि वो बाहर खड़ी है। ये सुनकर सीडो अपना ब्रेकफास्ट छोड़ देता है और बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी तोका उससे कहती है कि उसे भी वो ले चले जहाँ जा रहा है, जिस पर सीडो कहता है कि अभी नहीं, बाद में। ये सुनकर तोका और योशिनो मायूस होकर के अपना फेवरेट शो लगाती हैं, जहाँ सीन चल रहा था, घर छोड़ कर ना जाओ, कोई घर न मिलेगा। यहाँ सीडो जैसे ही बाहर निकलता है, वो देखता है कि तोबिची एक लैंप पोस्ट के पीछे छिपी हुई है। वो उसके पास जाता है और तोबिची उससे अजीब तरह से पूछती है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। सीडो उसे देखता है और सोचता है कि आखिर ये कौन सा धुआं फूकती है जो इतना अजीब एक्टिंग कर रही है। सीडो कहता है कि हम ऐसे ओपनली इस बारे में नहीं बात कर सकते। तो तोबिची उसे वुमेन्स टॉयलेट में ले जाती है। सीडो उसे बताता है कि वो यहाँ उसके 1 महीने पहले हुए उस इंसिडेंट के बारे में बात करने आया है, जब उसने पूरी तरह से पागल होकर के उसकी बहन को मारने की कोशिश की थी। जब तोबिची समझ जाती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो सीडो कहता है कि कोटोरी वो स्पिरिट नहीं है जिसने उसे अनाथ बना दिया था। फिर वो तोबिची से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस पर भरोसा करे। तोबिची मान जाती है, जिसे सुनकर सीडो से थैंक यू कहता है। लेकिन तोबिची कहती है कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, जबकि मैंने तो कोटोरी की लाइफ सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल करने की कोशिश की थी। जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं, तोबिची अचानक से एक अजीब सवाल पूछती है कि तुम इंसान ही हो ना। इधर घर में तोका सीडो को इम्प्रेस करने के लिए पूरी तरह से वाइफ मोड में चली जाती है और उसका रूम क्लीन करने लगती है। जैसे ही वो क्लीनिंग स्टार्ट करती है, उसे एक सूटकेस दिखता है जिसमें सीडो के कपड़े थे, जो देख उसे अभी वाला सीन याद आ गया। तोका काफी घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं सीडो उसे छोड़कर तो नहीं जा रहा। इसी डर में वो दौड़ती है उसे ढूंढने। तभी सीडो तोबिची के साथ गर्ल्स टॉयलेट से निकल रहा होता है और यह देख करके तोका को लगता है कि उसे फेंक दिया जाएगा, जिस पर वो अपने घुटने पर गिर जाती है और पूछती है कि सीडो आखिर क्यों एक ऐसी बोरिंग लड़की को चुन रहा है जिसका दिल दिन में 3-4 बार टूटता है। अब उसके कुछ कहने से पहले ही तोका वहाँ से रोते हुए भाग जाती है और सीडो उसके पीछे दौड़ता है। जब उसे ढूंढ लेता है तो तोका उस पर इल्जाम लगाती है कि उसे तोबिची ज्यादा पसंद है। तभी कोटोरी उसे कॉल करती है और बताती है कि तोका की इमोशनल स्टेट काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। फ्रेंड्सनेस के बाकी मेंबर्स भी ये नोटिस करते हैं कि तोका की स्पिरिट्स पावर धीरे धीरे वापस आ रही है और ये उसके और सीडो के बीच के कनेक्शन के कमजोर होने की वजह से हो सकता है, जिस पर कोटोरी उसे वार्न करती है कि अगर ये कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया तो एक और स्पेस क्विक हो सकता है। इसे रोकने के लिए वो सीडो को कहती है कि तोका का मूड लिफ्ट करना होगा। सीडो जब पूछता है कि कैसे, तो कोटोरी उसे पुरानी ट्रिक याद दिलाती है, डेट पर ले जाना और स्पिरिट्स को अपने प्यार में गिराना। ये याद आते ही सीडो तोका को एक डेट पर ले जाता है, लेकिन जब तोका को अपनी फेवरेट ब्रेड सोल आउट दिखती है तो उसका मूड फिर से अनस्टेबल होने लगा था। इधर फ्रेंक्सनेस में तभी वाइस कमांडर हाथ में काफी सारे ब्रेड्स लेके आता है। ये देख कोटोरी से कहती है कि थोड़ी सीडो को दे आए। अब तोका खुश होकर के अपने ब्रेड को खाते हुए घर लौटती है। बाद में सीडो अपना सूटकेस पैक करता है और तोबिची से मिलने निकलता है, क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि स्कूल ट्रिप के लिए सप्लाईज दिलवाएगा। लेकिन तोका उसे सूटकेस के साथ देख लेती है और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सीडो को फॉलो करने लगती है, जो उसे स्टेशन पर तोबिची के साथ दिखता है, जिससे वो सोचती है कि ये पक्का मुझे छोड़ के ही जा रहा है। वो अपनी स्पीड पावर का यूज करके सीडो का सूटकेस छीन लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। शहर में स्पेस क्वेक होने लगा था और पूरा शहर पैनिक में आ जाता है। वहीं सीडो उसके पीछे दौड़ता है और उसे एक पार्क में ढूंढ करके सब सच बताता है। लेकिन अब जब तोका की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, वो गलती से सीडो पर अटैक करने लगती है। इसी बीच रीने बाकी ग्रुप को बताती है कि तोका अब डेंजर जोन में पहुंच चुकी है। उसकी पावर्स से शहर और शायद खुद तोका भी खत्म हो सकती है। ये सब जानकर भी कोटोरी सबको एक्शन से रोक देती है, ये कहते हुए कि मुझे अपने ठड़की भाई पे पूरा भरोसा है। वापस प्लेग्राउंड में सीडो अपनी सारी ताकत जुटा करके तोका को किस करता है और एक बार फिर उसकी स्पिरिट्स पावर को सील कर देता है। इधर किसी जगह वेस्टकोट को उसकी सेक्रेटरी, जिसका नाम एलन होता है, एक अपडेट देती है जिसमें वो बताती है कि उसने एक स्पिरिट को ट्रैक किया है जिसे सब प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। वही स्पिरिट जो 3 महीने पहले तेलुगु सिटी से अचानक से गायब हो गई थी।
एलन की रिपोर्ट में ये भी पता चलता है कि अब प्रिंसेस तेलुगु सिटी के राइसन हाई स्कूल में पढ़ रही है, वो भी तोका याटोगामी के नाम से, जिसे सुनकर वेस्टवुड का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इधर राइसन हाई के स्टूडेंट्स जैसे ही ट्रिप पर जाने के लिए प्लेन में चढ़ने वाले होते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं जब वो तोका को लड़कों की यूनिफॉर्म में देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ तो सीडो की हालत ऐसी हो जाती है जैसे अभी होश खो बैठेगा, क्योंकि उसके आंखों के सामने तो तोका की शर्ट की इलास्टिसिटी अपनी हदें पार कर रहा था, लेकिन तोका पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सीडो के पास रहने की हिम्मत दिखा रही होती है, जिस पर टीचर उसे समझाने की कोशिश करती है कि सिर्फ लड़कों के कपड़े पहन लेने से तुम्हारे अंदर वो नहीं आ जाएगा, क्या बोलते उसको, हाँ दिमाग। तभी बीच में तोबिची कूद पड़ती है और अनाउंस करती है कि तोका का डेडिकेशन ही दिखाता है कि उसमें जज्बा है। इसके बाद वो कहती है कि अगर तोका लड़का बनने के लिए रेडी है सिर्फ सीडो के लिए, तो फिर सीडो को भी जेंडर स्विच कर लेना चाहिए ताकि वो उसके साथ रह सके। अब इन सब अटेंशन से परेशान सीडो तुरंत बीच में कूदता है और सबको चुप रहने के लिए कहता है। अंत में टीचर मान जाती हैं और तोका और तोबिची को परमिशन दे देती हैं कि वो सीडो के साथ वाली सीट में बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंकसिनस में कटोरी को उसकी टीम बताती है कि जिस ट्रेवल एजेंसी ने इस ट्रिप को स्पॉन्सर किया है वो डेम इंडस्ट्री के अंदर आती है, जिससे शक बढ़ जाता है कि शायद इस ट्रिप के पीछे कोई प्लान चल रहा है। फ्लाइट के दौरान सीडो खुद को तोका और तोबिची के बीच में फंसा हुआ पाता है, जो नॉन स्टॉप उसके अटेंशन के लिए लड़ रही होती हैं। तोबिची सीडो को एल्बो मार करके बाहर का व्यू देखने के लिए कहती है। इस पर तोका गुस्सा हो जाती है क्योंकि सीडो उसके एरोप्लेन कॉकपिट को देखने से मना कर रहा था। इसी बीच एक मिस्टीरियस और स्ट्रेंज औरत तोका की फोटो क्लिक करती है, जिसे देखकर सीडो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तोबिची तुरंत बताती है कि वो एक फोटोग्राफर है जो इस ट्रिप के लिए आई है, पर वो एलन के बारे में ये सच छुपा रही थी कि एलन डेम इंडस्ट्री के लिए काम करती है और तोका की जासूसी कर रही है। एलन जैसे ही अपनी सीट पर लौटने लगती है, दो अटेंशन के भूखे स्टूडेंट्स उसका रास्ता रोक लेते हैं और कैमरे से रिलेटेड बकवास सवाल करने लगते हैं, जिस पर एलन उसको अवॉइड करके वहां से निकल जाती है क्योंकि वो उन गधों के साथ ढेंचू नहीं करना चाहती थी। अब अरूबी आइलैंड्स पर सब उतरते हैं, तोका भागती हुई समंदर की तरफ जाती है और सीडो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। इसी बीच टीचर अनाउंस करती हैं कि अगला स्टॉप एक म्यूजियम होगा। सीडो तोका को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन तोका कहती है कि उसे कोई उसका पीछा करता हुआ फील हो रहा है और फिर वो भाग जाती है, जिस पर एलन भी उनके पीछे भागने लगती है। लेकिन तभी मैं और मी अचानक से प्रकट होकर के एलन को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे खींच ले जाती हैं। ये तीनों तोका की बेस्ट स्पिरिट फ्रेंड्स हैं। सीडो और तोका एक साथ जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी एक मैसिव तूफान आ जाता है। कुछ डस्टबिन उड़ते हुए आते हैं और एक तोका के सिर पर आकर के गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। सीडो उसे उठा करके सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दो स्पिरिट्स आपस में लड़ती हुई मिलती हैं और आसमान में बिजली और तूफान शुरू हो जाता है। यूजुरु जो रिबन्स में लिपटी हुई है और कागुया जो सिमिलर आउटफिट में ही रहती है, दोनों लड़ रही होती हैं कि असली यमाई कौन है। अच्छा, ये दोनों ट्विंस स्पिरिट हैं जो पहले एक ही स्पिरिट थी जिसका नाम यमाई था। बाद में ये स्पिरिट दो बॉडीज में बदल गई, जिसे यूजुरु और कागुया का नाम दिया गया, और अब ये हमेशा इस बात पर लड़ती रहती हैं कि उन दोनों में से असली यमाई कौन है। जब ये अर्थ पर अपीयर होती हैं तो यहाँ पर काफी बड़ा तूफान आ जाता है, क्योंकि इनका हवा से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। चारों तरफ तूफान मचा हुआ था, लेकिन वो दोनों इसे पूरी तरह से इग्नोर करके आपस में लड़ रही होती हैं, जिस पर सीडो जो काफी कंफ्यूज होता है बीच में आने की कोशिश करता है। इन दोनों स्पिरिट्स को सीडो का रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो पूछती है कि वो उनकी फाइट में टांग क्यों अड़ा रहा है। तभी अचानक यूजुरु को एक रियलाइजेशन होता है और वो पॉइंट करती है कि सालों से लड़ने के बाद भी आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि असली यमाई कौन है। इसके बाद वो सबके सामने एक आइडिया रखती है कि जो भी सीडो का दिल जीतेगा उसे ही दोनों में से असली यमाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ स्कूल ग्रुप के साथ तोबिची परेशान होती है जब सीडो वापस नहीं आता और वो उसे ढूंढने के लिए निकलने ही वाली होती है कि तभी वो उसे आता हुआ दिखता है, साथ में दो नई लड़कियां और बेहोश तोका को लेकर के। ये देख करके तोबिची की जेलसी तुरंत भड़क जाती है, खासकर जब वो नोटिस करती है कि यूजुरु और कागुया दोनों की फिगर तो उससे ज्यादा ही अच्छा है। स्कूल में उनकी टीचर तमाए सीडो की क्लास में उन गर्ल्स के लिए जगह बनाती हैं। तमाए जब इन ट्विंस को सेटल करने की कोशिश करती हैं, तभी वो रिवील करती हैं कि वे दोनों पहले एक ही स्पिरिट्स थी जिनका नाम यमाई था। बाद में यमाई नाम की स्पिरिट्स दो बॉडीज में बदल गयी, जो कि कोई और नहीं बल्कि यूजुरु और कागुया हैं। सीडो अब इन दोनों गर्ल्स के नखरों से परेशान होकर के थोड़ा रिलैक्स करने के लिए पूल एरिया में जाता है, लेकिन वो अचानक पानी में गिर जाता है और खुद को दोनों गर्ल्स के साथ बिना कपड़ों के पाता है। दोनों उसके टेंशन पाने के लिए तड़प रही होती हैं और फिर दोनों बिना फालतू की फाइट में उलझ जाती हैं। सीडो उन्हें रोकने की कोशिश करता है ताकि कोई अंदर इनकी बकवास कंपैरिजन न सुन ले, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और तोका पुल में जंप कर जाती है।
तोका जब सीडो और गर्ल्स को एक साथ देखती है तो सीडो से कहता है कि इन दोनों ने उसे ट्रिक करके यहाँ फंसाया है। इसके बाद एक एक करके सारी गर्ल्स पूल में घुस जाती हैं, जिस पर सीडो अपनी इज्जत बचा करके वहाँ से भाग जाता है और एक पत्थर पे छिप जाता है। तोका उसे फॉलो करती है और कहती है कि वो उसे कवर करेगी ताकि वो अपना दहेज सही सलामत लेकर के यहाँ से निकल सके। लेकिन जैसे ही तोका उसे छुपाने की कोशिश करती है, सीडो सीधे वापस उसी पानी में गिर जाता है। इधर कहीं पे एलन अपनी एयरशिप को रिपोर्ट देती है और अपने यूनिट को रेडी करने का ऑर्डर देती है। वहीं कागुया और यूजुरू अपने बेहुदे अटेम्प्ट्स को आगे बढ़ाते हैं और सीडो के रिजॉर्ट वाले रूम में ही छिप जाती हैं। आगे तोका और तोबिची आपस में इस बात पर लड़ने लगती हैं कि सीडो की देखभाल कौन करेगा। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि मैं और मी उन्हें सजेस्ट करती हैं कि इससे अच्छा कोई और तरीका निकाला जाए। इसके बाद तोका और तोबिची ट्रायो के रूम की ओर बढ़ती हैं और एलन बाहर 3 यूनिट्स को तैनात करने का ऑर्डर देती है। लेकिन जैसे ही एलन दरवाजा खोल करके अंदर की कंडीशन चेक करती है, अचानक एक पिलो उसके मुंह पर आकर के लगता है, जिससे उसकी प्रेजेंस मैं और मी के सामने एक्सपोज हो जाती है। दूसरी तरफ सीडो के रूम में ट्विन सिस्टर्स सीडो की इज्जत लूटने का खेल खेल रही होती हैं। बाहर टीचर इतनी रात को हलचल देख करके सोचती हैं कि ये सब इतने एक्टिव क्यों हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि सीडो बीमार है तो वो उसके रूम का दरवाजा नॉक करती हैं। अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त सीडो बिना कपड़ों में बाहर भागने की कोशिश करता है और सीधे तमाए के ऊपर गिरता है। अरूबी आइलैंड के ऊपर जेम्स पैडिंगटन, जो कि आर्बिटल एयरशिप का कैप्टन है, वो और उसके क्रू रिजॉर्ट की क्लोजली निगरानी कर रहे होते हैं। और जब एलन से कोई अपडेट नहीं मिलती है तो वो तुरंत तीनों यूनिट्स को वापस बुला लेता है। अगले दिन सीडो रीने के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ट्विंस का बीच पर वेट करता है। दोनों डिस्कस करते हैं कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। रीने कहती है कि वो उन्हें एडवाइस देगी कि वो सीडो का दिल कैसे जीत सकती हैं, जिसका फायदा उठा करके तुम उसे किस करके सील कर सकते हो। लेकिन वो वार्न भी करती है कि अगर सीडो ने सिर्फ एक को किस किया तो दूसरी वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फिर भी रीने मानती है कि यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सीडो ट्विंस को बचाने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। इसके बाद कागुया और यूजुरू बीच पर पहुंचती हैं और सीडो उनके स्विम सूट्स की तारीफ करता है। फिर दोनों सीडो से कहते हैं कि उन्हें बॉडी लोशन लगा दे, जिस पर फिर से एक फाइट शुरू हो जाती है कि सीडो पहले किसे लोशन लगाएगा। जब ये दोनों लड़ाई करती रहती हैं, तब सीडो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए दोनों को एक साथ लोशन लगाना शुरू कर देता है। उधर एलन लगातार तोका पर नजर रखती है और आर्बिटल को उसकी मूवमेंट्स ट्रैक करने का ऑर्डर देती है। लेकिन तभी एलन एक ट्रैप में गिर जाती है जो मैं और मी ने सेट किया होता है और वो उसे तोनोमाची के साथ बालू में पूरी तरह से धंसा देते हैं। तोनोमाची, जो खुद एलन का पीछा कर रहा होता है, उससे पटाने के लिए यहाँ कहता है कि तुम मेरे पे लाइन मत मारो, मैं अपनी बंदी के लिए लॉयल हूँ। वहीं बीच पर तोका और तोबिची भी सीडो, कागुया और यूजुरू को ज्वाइन करती हैं। सीडो जल्दी से नोटिस करता है कि ट्विंस इन दोनों गर्ल्स के साथ काफी फेमिलियर है, जिस पर कागुया बताती है कि उसने तोका से दोस्ती कर ली है और उसे अपना सेंसेई बना लिया है, जबकि यूजुरू ने तोबिची से एडवाइस लेकर के उसके अंडर सीखने का डिसीजन लिया है। तोबिची थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है कि सब लोग बीच पर क्या कर रहे हैं, और सीडो कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन घबरा जाता है, जिस पर रीने बीच में आकर के अनाउंस करती हैं कि वो सब वॉलीबॉल खेलने का प्लान बना रहे थे। सीडो रीने से पूछता है कि वो इतने अचानक क्यों आ गई, जिस पर वो बताती हैं कि तोका और तोबिची के आने की वजह से प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ा। वॉलीबॉल मैच के दौरान रीने सीडो को ट्विंस के साथ टीम अप कर देती है ताकि उन्हें साथ में टाइम बिताने और बॉन्डिंग बनाने का मौका मिल सके। इसके जवाब में रीने खुद तोका और तोबिची के साथ टीम बना लेती है ताकि मैच में सीडो और ट्विंस का सामना कर सके। सीडो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये ट्विंस कभी आपस में कॉर्पोरेट करके नहीं खेल पाएंगे, और दूसरी तरफ तोका और तोबिची का साथ में भी मिलकर खेलना मुश्किल ही है, जिस पर रीने उसे टेंशन ना लेने को कहती है। मैच शुरू होते ही ट्विंस स्ट्रगल करती हैं, जिससे तोका और तोबिची को शुरुआती फायदा मिल जाता है। दोनों ओपोनेंट्स मिलकर के कागुया और यूजुरू को टीज भी करने लगती हैं कि वो एक टीम की तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिस पर ट्विंस और ज्यादा ट्रिगर हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद मिलकर के अच्छे से खेलना शुरू कर देती हैं। उनकी ये नई टीम वर्क उन्हें एक स्कोर दिलाती है, जिस पर दोनों खुश होकर के सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन फिर तुरंत अपनी बक पे वापस लौट आती हैं। इसके बाद एक छोटे से शेड के पीछे सीडो रीने से कंसल्ट करता है और पूछता है कि क्या उनका प्लान वाकई में काम करेगा। रीने कहती है कि सच कहूँ तो मुझे भी पूरा यकीन नहीं है। तभी कागुया वहाँ आ जाती है और थोड़ा साय होकर के पूछती है कि क्या वो सीडो से अकेले में बात कर सकती है। सरप्राइज हुआ सीडो रीने से पूछता है कि क्या ये भी उनके इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, लेकिन रीने मना कर देती है। कागुया की नर्वसनेस को देख करके सीडो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर कागुया कूल बनने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही सीडो उसकी तरफ देखता है वो ब्लश करने लगती है और थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। पर फिर कागुया सीधे पॉइंट पर आती है और उसे अर्ज करती है कि वो यूजुरू को चूज करे, ना कि उसे। कुछ देर बाद यूजुरू भी सीडो के पास आती है और सेम रिक्वेस्ट करती है कि सीडो उसकी बहन को चुने, ना कि उसे। ये दोनों ट्विंस एक दूसरे से अनजान रहते हुए ही खुद को पीछे रख करके दूसरे को चूज करने की बात करती हैं, बस इसीलिए ताकि दूसरी खुश रह सके, जिस पर सीडो बताता है कि जो भी चूज नहीं होगी वो गायब हो जाएगी, तुम्हें पता है ना।
कागुया और यूजुरु दोनों इस बात को कंफर्म करती हैं। सीडो इस पर एक्सप्लेनेशन मांगता है तो दोनों रिवील करती हैं कि उनका विश यही है कि दूसरी जिंदा रहे और दुनिया को एक्सपीरियंस करती रहे। कागुया बताती है कि इसीलिए उसने बैटल ऑफ चार्म शुरू किया और यूजुरु कहती है कि उसने चैलेंज भी इसीलिए एक्सेप्ट किया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे को ज्यादा क्यूट और डिजर्विंग बताती हैं कि वही असली यमाई बननी चाहिए, लेकिन साथ ही वो सीडो को वार्न भी करती हैं कि अगर उसने चूज नहीं किया जल्दी ही तो वो लड़ करके पूरा आइलैंड ही उड़ा देंगे। इतना सब सोचते हुए सीडो रात में तोका को सब कुछ बता देता है, लेकिन उसे दुख तब होता है जब कागुया और यूजुरु ये सारी बात सुन लेती हैं। गुस्से में दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ तोबिची होटल के बाहर सीडो को ढूंढते हुए निकलती है, लेकिन उसे सीडो की जगह एक अकेला यूनिट मिल जाता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाए, रीने उससे पूछती हैं कि वो बाहर क्यों घूम रही है। एक पल के लिए तोबिची का ध्यान भटकता है और तभी वो रोबोट दोनों पर अटैक कर देता है। उधर फ्रैंक्सिनस पर वाइस कमांडर कमांड संभालता है। वो एयरशिप का स्टिल्थ मोड डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे उनकी प्रेजेंस एलन की एयरशिप से थोड़ी देर के लिए दिख जाती है। पैडिंगटन पहचान लेता है कि ये राटाटोस्कर की ही एयरशिप है और तुरंत अपने क्रू को अटैक के लिए प्रिपेयर होने का ऑर्डर देता है। वापस आइलैंड पर कागुया और यूजुरु की लड़ाई और तेज हो जाती है जब वो एक दूसरे से पूछती हैं कि आखिर क्यों दोनों ने खुद को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गई। फ्रस्ट्रेटेड होकर के वो डिसाइड करती हैं कि वो फिर से अपनी ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग जाएंगी, जिसमें जो जिंदा रहेगी वही विनर बनेगी। इस इंटेंस लड़ाई के बीच दोनों सिस्टर आमने सामने आती हैं, जिस पर सीडो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो उसके लिए सब नहीं करे। इस दौरान फ्रैक्सिनस पर एग्रेसिवली अटैक होता है, पर वाइस कमांडर तो तमंचे पे डिस्को सॉन्ग सुन करके झूमे जा रहा था। ये देखकर सिजाकी, जो कि सीडो की असिस्टेंट है, वो घबरा जाती है और कटोरी से वाइस कमांडर के इस बिहेवियर के बारे में बताती है। कटोरी को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो पूछती है कि क्या हुआ। वो बताती है कि उनकी एयरशिप पर अटैक हो रहा है और शायद वो ज्यादा देर तक सरवाइव ना कर पाए। कटोरी काम रहती है और सिजाकी को एश्योर करती है कि वो और बाकी क्रू सेफ रहेंगे, बस जाकर के वाइस कमांडर के कान से एयरफोन निकाल दो। उधर अरूबी आइलैंड पर ट्विंस की जबरदस्त लड़ाई जारी रहती है। नीचे से ये सब देखते हुए सीडो खुद से ये सवाल करता है कि वो दोनों इतना लड़ क्यों रही हैं, जबकि क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे की केयर करती हैं। तभी तोका उसे वार्न करती है कि मेरे आसपास कुछ महसूस हो रहा है। दोनों जंगल की तरफ देखते हैं, जहाँ से लाइट शाइन करती दिखती है और एक जानी पहचानी वॉइस सुनाई देती है। ये आवाज एलन की होती है, जो सामने आकर के बताती है कि वो तोका से अकेले सामना करने का मौका ढूंढ रही थी। लेकिन एलन तब शॉक्ड रह जाती है जब उसे ट्विंस दिखती हैं। सीडो थोड़ी कंफ्यूजन में एलन से पूछता है कि वो कौन है और क्या वो एसटी से बिलोंग करती है, लेकिन एलन मना कर देती है। इसके बाद वो अपनी यूनिट्स की तरफ इशारा करके उन्हें तोका को पकड़ने का ऑर्डर देती है, लेकिन जैसे ही वो लोग तोका पर अटैक करते हैं, तोका अपने वेपन सैंडोल्फिन से तुरंत उन्हें खत्म कर देती है। तोका को उसके लिमिटेड एस्ट्रल ड्रेस में और अपने एंजल वेपन के साथ देख करके एलन कॉन्फिडेंटली कंफर्म कर देती है कि तोका ही वो स्पिरिट है जिसे प्रिंसेस कहा जाता था, और फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिसके जवाब में तोका सैंडोल्फिन उठा करके एलन को चुनौती देती है। सीडो तुरंत एंटर करता है और उसे रोकता है, लेकिन तोका कहती है कि एलन से उसे कुछ डेंजरस फील हो रहा है। वो समझाती है कि एलन की ऑरा बिल्कुल किसी एसटी मेंबर जैसी लगती है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक। तोका की बात खत्म होते ही एलन तुरंत अपना सीआर यूनिट को एक्टिवेट करती है और बैटल के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने यूनिट्स को रुकने का ऑर्डर देती है और कहती है कि वो खुद देखना चाहती है कि क्या तोका वाकई में उतनी ताकतवर है जितना लोगों से उसने सुना है। इसके बाद तोका बिना किसी हिचकिचाहट के एलन की तरफ सैंडोल्फिन के साथ अटैक करती है। दूसरी तरफ वाइस कमांडर फुल फोकस होकर के सक्सेसफुली काउंटर अटैक शुरू करता है और फ्रैंक्सिनस पर आने वाले अटैक से सभी को सेफ रखता है। बैटलफील्ड पर तोका और एलन आपस में बुरी तरह टकरा रही होती हैं। एलन तोका के एक अटैक को आसानी से डिफ्लेक्ट कर देती है और कहती है कि तोका एक डिसअपॉइंटमेंट है। फिर एलन उसकी शील्ड तोड़ देती है और सैंडोल्फिन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे तोका थोड़ी देर के लिए सुन हो गई थी। और इस मौके का फायदा उठा करके एलन एक और अटैक करती है और तोका को गिरा देती है। सीडो ये देख करके घबरा जाता है और तोका की तरफ भागता है, लेकिन बीच में वो यूनिट्स उसे ब्लॉक कर देते हैं। एलन फिर ऑर्डर देती है कि तोका को पकड़ा जाए और उसे एयरशिप तक लेके जाया जाए। सीडो चिल्ला करके तोका का नाम पुकारता है। उसकी आंखें बदलने लगती हैं और जैसे ही वो हाथ उठाता है वो यूनिट्स एकदम से फट जाते हैं। एलन भी चौंक जाती है जब वो देखती है कि सीडो ने तोका का एंजल सैंडोल्फिन को मैनिफेस्ट कर लिया है। दूसरी तरफ फ्रैंक्सिनस और आर्बिटल एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे थे जिससे घर में मॉम डैड, डैमेज 0 पर अटैक 100%। नीचे एलन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो सीडो से कहती है कि अब वो भी उसके साथ चलेगा। इसके बाद वो बाकी बचे हुए अपने यूनिट्स को भी सीडो को पकड़ने का ऑर्डर दे देती है। सीडो खुद को बचाने की कोशिश करता है और तोका बस ये सब देखती रहती है और कुछ नहीं कर पाती। तभी आर्बिटल को स्टारबोर्ड साइड से डैमेज होता है और कंट्रोल रूम में आग लग जाती है, जिस वजह से इन यूनिट्स की पावर सप्लाई ही कट जाती है और वो गिर पड़ते हैं।
एलन तुरंत आर्बिटर से स्टेटस रिपोर्ट मांगती है और पता चलता है कि उनका एयरशिप अटैक में आ गया है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा करके सीडो तोका का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। एलन उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन एक गड्ढे में गिर जाती है और उसके साथ उसके यूनिट्स भी। गिरने से पहले एलन सोचती है कि ये ट्रैप किसने सेट किया था और जाहिर है कि ये सब आई, मैं और मी की प्लानिंग थी जो अब चैन से सो रही होती हैं। अब एलन से कनेक्शन कटने के बाद आर्बिटल को मजबूरी में पीछे हटना पड़ता है। सीडो और तोका बीच तक पहुंचते हैं लेकिन वहाँ देखते हैं कि ट्विंस अभी तक आपस में लड़ रहे होते हैं। सीडो उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई असर नहीं होता। उनका अटेंशन अपनी ओर लेने के लिए सीडो सैंडोल्फिन को समन करता है और उसे हवा में घुमाने लगता है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, जिस पर वो तोका की तरफ देखता है। तोका उसे याद दिलाती है कि सैंडोल्फिन अपने यूजर की इच्छा से रिस्पॉन्ड करता है और उसकी प्रोटेक्ट करने की इच्छा से ही ये उससे मैनिफेस्ट हुआ था। सीडो थोड़ा नर्वस हो जाता है लेकिन तोका उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे भरोसा दिलाती है। तोका सीडो से कहती है कि वो सैंडोल्फिन को सही इरादे के साथ स्विंग करे और वो स्वॉर्ड रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। सीडो गहरी सांस लेता है और खुद को फोकस करता है और तोका की मदद से सैंडोल्फिन को स्विंग करता है। स्वॉर्ड से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है जो ट्विंस की बनी हुई उस स्टॉर्म को काटते हुए बीच में रास्ता क्लियर कर देती है और अब जाकर के ट्विंस का ध्यान जाता है इन पे। अब चीजें सुलझाने के लिए सीडो कहता है कि वो उनका स्पिरिट पावर सील कर सकता है ताकि दोनों जिंदा रह सकें। शुरू में ट्विंस सीडो पर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि वो एक इंसान है, लेकिन फिर दोनों की एक नई जिंदगी को इमेजिन कर करके वो उसे एक मौका देने का फैसला लेती हैं। पर तभी आर्बिटल वापस सामने आ जाता है पैडिंगटन के साथ, जो तोका और ट्विंस को पकड़ना चाहता है। एयरशिप को देखते ही कागोया और यूजुरु एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बिना कुछ बोले डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद दोनों अपने अपने वेपन एंजल्स को समन करते हैं और अपनी पावर्स को मर्ज करके एक परफेक्ट एरो बनाते हैं। फिर वो उससे एयरशिप पर निशाना लगा करके एक ही शॉट में उसे पूरी तरह से तबाह कर देती हैं। इसके बाद ट्विंस सीडो से उसके प्रॉमिस को पूरा करने ले जाती हैं और एज एक्सपेक्टेड उनके एस्ट्रल रेस फेड होने लगते हैं क्योंकि उनका स्पिरिट पावर सीडो के अंदर सील हो जाता है। अचानक तोका पीछे से आ जाती है और गुस्से में पूछती है कि सीडो ये ट्विंस के साथ क्या कर रहा है। सीडो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन ट्विंस शर्मा करके कहती हैं कि सीडो ने उनकी इज्जत लूट ली है। ये सुनकर तोका गुस्से में उसका नाम चिल्लाती है। अब कुछ दिनों बाद स्कूल में आई, मैं और मी अनाउंस करते हैं कि इस साल के टेंडर फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर सीडो ही होगा, जिससे सीडो एकदम शॉक में चला जाता है। तोका जब तोनोमाची से पूछती है ये फेस्टिवल क्या है तो वो समझाता है कि ये एक पूरा सिटी वाइड इवेंट होता है जिसमें 10 स्कूल हिस्सा लेते हैं और हर स्कूल का एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसी दिन बाद में सीडो इस नए काम के बोझ से थक जाता है और अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करता है, लेकिन साथ ही योशिनो को थैंक यू भी बोलता है उसकी हेल्प के लिए, जिस पर योशिनो कहती है कोई बात नहीं। तभी अचानक स्पेस क्विक का अलार्म बजता है और सीडो तुरंत कोटोरी को कॉल करता है। कोटोरी एक्टिव मोड में आकर के कहती है कि फ्रैक्सिनस उसे तुरंत नए स्पिरिट के लोकेशन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जब सीडो उस लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि वो स्पिरिट अकेले वहां गाना गाड़ी होती है। कटोरी कंफर्म करती है कि सीडो ने जिस स्पिरिट को देखा है वो डीवा है, जो सिर्फ 6 महीने पहले एक बार नजर आई थी। कटोरी उसे वार्निंग देती है कि डीवा की पावर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उसे सतर्क रहना चाहिए। सीडो जैसे ही डीवा के पास जाता है गलती से एक कैन गिरा देता है, जिससे डीवा का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वो पूछती है कि क्या यहाँ कोई है? अगर कोई है तो सामने आकर बात करो। कटोरी सीडो को भरोसा दिलाती है कि उनकी टीम उसे गाइड करेगी और कहती है कि अब सामने आ जाओ। डीवा जैसे ही चारों तरफ देखती है, सीडो आखिरकार सामने आता है। वो माफी मांगता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैक्सिनस पर देखा जाता है कि डीवा का अफेक्शन स्टेटस तेजी से गिर रहा है। कटोरी सीडो को अलग अलग चीजें ट्राई करने की सलाह देती है, लेकिन आखिरकार कटोरी भी हार मान लेती है। सीडो के बेहुदे कॉम्प्लीमेंट से परेशान होकर डीवा अपनी आवाज से एक पावरफुल वेव निकालती है जो सीडो को हवा में उड़ा देती है और वो लगभग स्टेज से गिर ही जाता है। शुक्र है कि सीडो किसी तरह खुद को पकड़े रखता है। तभी ऊपर से एक तेज धमाका होता है और पता चलता है कि ये एसटी की एंट्री है, जिस पर डीवा की मूड तुरंत बदल जाती है और वो एसटी से कहती है कि वो उसके ऑडियंस बने और उसका गाना सुन ले। लेकिन किसी को भी ये सस्ता लेडी गागा का कॉन्सर्ट सुनने का मूड नहीं था। सभी एक एक करके उस पर अटैक कर उसे सरेंडर करने को कह रहे थे। जैसे ही सिचुएशन हाथ से निकलने लगती है, फ्रैक्सिनस सीडो को एक सेफ जगह टेलीपोर्ट कर देता है और डीवा एक फोर्स फील्ड एक्टिवेट करके अचानक से गायब हो जाती है, जिससे रियो को, जो कि एसटी की कमांडर है, काफी परेशान हो जाती है क्योंकि फिर एक बार वो उसे पकड़ने में फेल हो गई है। अगले दिन थका हुआ सीडो तोबिची और तोका के साथ फेस्टिवल की मीटिंग अटेंड करता है और वहां उन्हें पता चलता है कि मीटिंग होस्ट कर रही लड़की और कोई नहीं बल्कि डीवा ही होती है। इसके बाद फ्रैक्सिनस पर कटोरी सीडो को इन्फॉर्म करती है कि उस स्पिरिट का रियल नाम मिकू है, जो एक फेमस सिंगर है और अपने एक्सक्लूसिव कॉन्सर्ट्स सिर्फ लड़कियों के लिए रखती है। कटोरी ये भी बताती है कि मिको को लड़कों से नफरत है और वो सिर्फ औरतों से प्यार करती है
क्योंकि मीकू को मर्दों से एलर्जी होती है। कटोरी सीडो को वापस स्कूल भेजती है पूरी तैयारी के साथ, हॉट लड़की बना के। थोड़ा नर्वस होकर के पहले सीडो आई, मैं और मी से मिलता है और खुद को सीडो की कजन सिडोरी नाम से इंट्रोड्यूस करता है। तभी तोका अचानक आ जाती है और जैसे ही वो सीडो की पहचान बताने वाली होती है, सीडो तुरंत बीच में टपक पड़ता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पहचान छुपाए। तोका मान जाती है और सिडोरी के रूप में मीकू को ग्रीट करती है। वहीं तोबीची उसकी फोटो खींचती है, जिससे सीडो थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। बाद में सिडोरी तेलुगु सिटी पहुंचती है, जहां कटोरी से बताती है कि रिंडियोजी गर्ल्स एकेडमी हॉल 1 में वो अपना सेटअप करेगी और वहीं मीकू भी रहेगी। सिडोरी को मीकू अपने क्लासमेट्स के साथ चलती दिखती है, जिस पर वो उससे मिलने आती है। मीकू सिडोरी को नोटिस करती है और उसका नाम पूछती है। वो गलती से मेल वॉइस प्रोनाउंस करने वाला होता है, लेकिन संभल जाता है, जिस पर मीकू हंसते हुए कहती है कि तुम तो बड़ी फनी लड़की हो। फ्रेंकसिनस पर मीकू की मूड स्टेबलाइज दिखती है और क्रू सीडो को थोड़ा और ज्यादा मूड में होकर के बात करने के लिए कहता है, जिस पर मजबूरी में सीडो सिडोरी बन करके मीकू से पूछती है कि क्या वो अपनी पैंटीज उसे बेचेगी। पहले तो मीकू शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि हाँ, पर उसकी कीमत तुम होगी। ये सुनने सिडोरी कहती है, लेकिन मीकू तुरंत कहती है कि वो भी तो मजाक ही कर रही है। इसके बाद मीकू सिडोरी की यूनिफॉर्म नोटिस करती है और पूछती है कि क्या वो राइजन हाई से है। सिडोरी हाँ कहती है और खुद को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस भी करती है। अब मीकू का मूड पॉजिटिवली स्टेबल होता है, जिस पर कटोरी सजेस्ट करती है कि सिडोरी उससे कुछ क्वेश्चंस और पूछो। सिडोरी पूछती है कि वो ऐसे स्टेज पर क्यों खड़ी है। मीकू जवाब देती है कि उसे परफॉर्म करना बहुत पसंद है और वो चाहती है कि लोग उसका गाना सुने। फिर वो पूछती है कि क्या तुमने मेरे बारे में सुना है। सिडोरी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, जिस पर मीकू कहती है, अच्छा छोड़ो, वैसे ये स्टेज वाली बात तुम सीक्रेट ही रखना। जैसे ही दोनों जाने लगते हैं, सिडोरी फिसल जाती है और उसे चोट आ गई थी, जिस पर मीकू उसे एक रुमाल देती है उसके चोट के लिए। रात में सीडो इस बात से राहत महसूस करता है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि वो एक आदमी है, वरना औरत होने पे तो कितने तामझाम होते। अगले दिन सीडो वापस आरजी एकेडमी लौटता है सिडोरी बनकर और मीकू उसे टी पर इनवाइट करती है। कई कप ऑफ चाय के बाद मीकू सिडोरी से कहती है कि उसे वो पसंद है और उसे आरजी एकेडमी में ट्रांसफर होने की रिक्वेस्ट करती है। सिडोरी उसकी रिक्वेस्ट को मना कर देती है, जिस पर मीकू अपनी आवाज से उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि सिडोरी तो कोई आम इंसान नहीं होती, उस पर ये मैनिपुलेशन असर नहीं करता, जिससे मीकू पूछ बैठती है कि क्या वो सच में इंसान ही है। झूठ बोलना रिस्की होता है, इसलिए सिडोरी बताती है कि वो एक इंसान ही है, पर वो स्पिरिट्स की पावर को सील कर सकती है। इसके बाद सिडोरी मीकू से कहती है कि वो अपना स्पिरिट्स पावर सील करवा ले, ताकि उसके यहाँ आने पे बार बार स्पेस क्वेक्स न आए। ये सुनकर मीकू जवाब देती है कि स्पेस क्वेक्स आने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर तो सिडोरी अपसेट हो गई थी। मीकू फिर कहती है कि अगर राइजन हाई स्कूल सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आता है तो वो अपनी पावर सील करवाने के लिए तैयार है। ये सुनकर सिडोरी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि एक प्रोफेशनल सिंगर मीकू के खिलाफ तो वो कंपटीशन हार ही जाएगी। इसी बीच हम देखते हैं कि ताकामिया कोमा से जाग गई थी और खुद को जिंदा देख करके हैरान हो गई थी, क्योंकि 1 महीने पहले ही कुरुमी ने उसे कई बार गोली मारी थी। जैसे ही वो उठती है और अपनी ड्रिप हटाती है, कमरे का दरवाजा खुलता है और कुछ लोग ब्लैक सूट में अंदर आते हैं, जो उससे पूछते हैं कि क्या वो ताकामिया है, जिस पर वो पलटकर उनके बारे में सवाल करती है कि वो कौन है। कुछ ही देर बाद एक नर्स कमरे में आती है, क्योंकि ताकामिया की ईसीजी में कुछ गड़बड़ी दिखी थी, लेकिन तब तक तो ताकामिया वहां से गायब ही हो चुकी थी। दूसरी तरफ म्यूजियम रूम में सीडो, तोका और तोबीची अब आई, मैं और मी के बैंड को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि आई के सेल्फिश बिहेवियर की वजह से उनके बैंड के मेंबर्स कम होते जा रहे हैं। आई सीडो से पूछती है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, जिस पर सीडो कहता है कि उसे गिटार आता है। आई जल्दी फैसला लेती है, वो खुद बैसिस्ट बनेगी, मैं बनेगी ड्रमर और मी बनेगी कीबोर्डिस्ट। लेकिन तोका तो चाहती थी कि उसे ड्रम बजाने दिया जाए। वो इस फैसले से दुखी हो जाती है, क्योंकि ड्रम में तो वो डम्ब है। सीडो उसे किसी और इंस्ट्रूमेंट पर ट्राई करने को कहता है, जिस पर तोका आखिर में टेम्बरिन बजाने को मान जाती है। तोबीची की आवाज अच्छी होती है, इसलिए वो वोकलिस्ट बन जाती है और इनकी अब बैंड पार्टी तैयार थी। बाद में एसटी के हैंगर रूम में तोबीची को बाकी मेंबर्स के बिहेवियर में कुछ अजीब लगता है। शक होने पे वो एसटी की एक मैकेनिक मिल्ड्रेड को गर्दन से पकड़ के बाहर ले जाती है और पूछती है कि ये सब अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। शुरू में मिल्ड्रेड बहाने बनाती है, लेकिन फिर कुछ बताने ही वाली होती है कि जेसिका, एसटी की जो न्यू मेंबर है, बीच में आ जाती है। इससे फ्रस्ट्रेट होकर के तोबीची चेंजिंग रूम में चली जाती है, जहाँ उसे रियो को मिलती है, जो उसे बचने की एक्टिंग करती है, लेकिन गलती से एक सीक्रेट मिशन का जिक्र कर देती है, जो कि तोका और सीडो को पकड़ने का है। अगले दिन फेस्टिवल में सीडो फिर से सिडोरी बनता है और इस बार मेड आउटफिट पहनता है, क्योंकि उनकी क्लास एक मेड कैफे चला रही होती है। तभी मीकू आती है और सिडोरी से डेट की डिमांड करती है। शुरू में डेट स्मूथली चलता है, लेकिन फिर मीकू अपनी पावर यूज करके प्राइज जीत लेती है बिना गेम खेले, जो सिडोरी को अपसेट कर देता है।
वो कहती है कि देखो ऐसे चीटिंग होगी तो मैं नहीं खेलने वाली, जिस पर मीकू कैजुअली कहती है कि इंसान तो बस उसके खिलौने हैं। अब फ्यूरियस होकर के सिडोरी कहती है कि वो कंपटीशन में उसे हरा कर दिखाएगी, जिस पर मीकू कहती है ट्राई करके देखो। सीडो को शुरू में मीकू की बातों का मतलब ठीक से समझ नहीं आता, लेकिन तब सब क्लियर होते जाता है जब उसे पता चलता है कि मैं और मीकू ने ब्रेन वॉश कर दिया है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस में नहीं आ सकती। उनकी वोकलिस्ट जो थी तोबिची वो भी गायब है, और तब तक कुछ नहीं हो पाता जब तक कटोरी ये डिसाइड नहीं कर लेती कि सीडो को लिपसिंग करना होगा और वो बाकियों के रिप्लेसमेंट का इंतजाम कर रही है। सीडो और तोका स्टेज के अपोजिट साइड की तरफ जाते हैं ताकि वे मीकू का परफॉर्मेंस देख सके। जैसे ही मीकू अपना पहला सॉन्ग शुरू करती है, उसके पीछे कुछ बैकअप डांसर्स भी आते हैं। सीडो और तोका तो उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस को देख करके पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद जैसे ही मीकू दूसरा सॉन्ग शुरू करने वाली होती है, पूरा स्टेज अचानक से डार्क हो जाता है, जो कि कटोरी का प्लान होता है ताकि वो परफॉर्मेंस की हाइप को थोड़ा कम कर सके और टाइम डिले कर पाए। लेकिन तभी अचानक मीकू पूरी ऑडियंस के सामने अपना एस्ट्रल ड्रेस एक्टिवेट कर देती है और बिना रुके अपना दूसरा सॉन्ग शुरू कर दी थी। उसकी परफॉर्मेंस खत्म होते ही तोका पूरी तरह से अमेज हो गई थी, जबकि सीडो तो ये सोच करके टेंशन लेने लगा था कि हम लोग उसके मुकाबले कैसे कम्पीट कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद वो ट्विन सिस्टर्स बैक स्टेज पर आती हैं और अपनी मदद ऑफर करती हैं ताकि वे लोग परफॉर्मेंस के लिए इमरजेंसी रिप्लेसमेंट बन सकें। दूसरी तरफ तोबिची डेम के मेंबर से लड़ती नजर आती है ताकि वे सीडो और तोका के पीछे ना जा सकें, जो कि जेसिका की प्लानिंग थी, क्योंकि वो खुद डेम की एक सीक्रेट एजेंट है। इस इंटेंस फाइट में तोबिची जेसिका और उसके साथियों को आसानी से हरा देती है, जिससे परेशान होकर के जेसिका बैकअप मंगाने की कोशिश करती है, लेकिन रियो को कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और उसे याद दिलाती है कि उसे पहले ही मना किया गया था कि वो फाइट ना स्टार्ट करे। इधर कॉन्सर्ट वेन्यू में सीडो को पता चलता है कि लिपसिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा, जिससे उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूटने लगता है। लेकिन तभी तोका अकेले सिंगिंग शुरू कर देती है, जिससे पूरी बैंड में फिर से एनर्जी आ जाती है और सब लोग वापस अपने अंदाज में लौट गए थे। वे सॉन्ग खत्म करने के बाद हाई फाई करते हैं, जो उनकी जीत का मोमेंट बन जाता है। इसी बीच हम तोबिची के फेस से खून बहता देखते हैं, जो ये बताता है कि उसने एक्सपेरिमेंटल सीआर यूनिट का इस्तेमाल करते हुए अपने लिमिट तक को पुश कर दिया है। फिर जैसे ही 25th एनुअल तेलुगु फेस्टिवल के स्टेज परफॉर्मेंस के रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं, तोबिची बाहर डेम विजार्ड से फाइट करते दिखती है। रिजल्ट्स रिवील करते हैं कि राइजन हाई स्कूल, जिसमें सीडो, तोका और ट्विन सिस्टर शामिल हैं, स्टेज पोजीशन में सेकंड आए हैं। फर्स्ट प्लेस जाता है रिंड्यूजी गर्ल्स एकेडमी को, जहां मीकू पढ़ती है। इसके बाद जब डे 1 के टोटल रिजल्ट्स आते हैं तो मीकू सिडोरी को चिढ़ाते हुए कहती है कि वो हार गई, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। इसलिए अब तो वो खुद को और उन 5 स्पिरिट्स को भी ऑन करती है, जिनकी पावर सील की जा चुकी है। लेकिन तभी अनाउंसर डिक्लेयर करता है कि राइजन हाई स्कूल ने ओवरऑल फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, जो कि उनके मेड कैफे को मिले सबसे ज्यादा वोट्स के चलते है। ये सुनकर मीकू अपना आपा खो देती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अपने एंजल गैब्रियल को समन करती है, जो एक पावरफुल साउंड वेव छोड़ता है, जिसे सुनते ही लोग हिप्नोटाइज होने लगते हैं। मीकू सिडोरी को अपने हिप्नोटाइज फॉलोअर से पकड़वा लेती है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब फील होता है। सस्पिशियस होते ही वो अपने फॉलोअर्स को सिडोरी की अंडरवेयर हटाने का ऑर्डर देती है, जिससे वो उसके सलवार में तलवार देख लेती है। ये देखकर तो मीकू का गुस्सा फूट पड़ता है और वो हिप्नोटाइज क्राउड को सीडो पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। सीडो बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो यूसिनो और ट्विन सिस्टर से घिर जाता है, जो अब मीकू के कंट्रोल में होते हैं। दोनों अपने एंजल्स समन करके सीडो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त पे तोका एंट्री लेती है, जो इन ईयर मॉनिटर पहन रखी थी, जिससे वो हिप्नोसिस से बची रहती है। वो सीडो को बचा के निकालने लगती है और सीडो जल्दी से ही कटोरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि फ्रैंक्सिनस को तैनात कर सकें। लेकिन इसी दौरान कटोरी, जो खुद मीकू की हिप्नोसिस में आ जाती है, जो मिकालियन कैनन को तेलुगु सिटी पर फायर करने की तैयारी कर रही थी, वो तो टाइम पे ताकामिया पहुंचती है और कटोरी को वापस नॉर्मल कर देती है, इससे पहले कि वो कमांड भी दे सके। तेलुगु सिटी के ऊपर तोबिची अभी भी जेसिका और डेम स्क्वाड के साथ इंटेंस फाइट में होती है, और जब उसकी एनर्जी खत्म होने वाली होती है, फ्रैंक्सिनस कैनन फायर करता है, जो बेंडर स्नैच और डेम विजार्ड्स को टारगेट करता है, जिससे ताकामिया को तोबिची को रेस्क्यू करने का मौका मिल जाता है। ताकामिया इसके बाद जेसिका के वेपन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे डेम फोर्सेस पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। वहाँ ग्राउंड पे तोका सीडो को बचाते हुए हिप्नोटाइज स्पिरिट्स और मीकू से फाइट करती रहती है, लेकिन तभी एलन एंट्री लेती है, जो तोका और सीडो दोनों को पकड़ने की कोशिश में थी। निराश होकर के तोका सीडो को दूर फेंक देती है ताकि वो सेफ रह सके, लेकिन अपनी पावर से सील होने के कारण वो उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाती और पकड़ी जाती है। तोका के कैप्चर हो जाने और पूरे शहर पर मीकू के कंट्रोल होने के बाद सीडो टूट जाता है और उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझता कि तोका को कैसे बचाए। तभी हवा में एक जानी पहचानी हंसी गूंजती है और कुरुमी एंट्री लेती है, जो कहती है कि सब कुछ उसकी एक्सपेक्टेशन से बाहर हो रहा है ना।
सीडो उसके सामने हाथ जोड़कर तोका को बचाने की गुजारिश करता है। अब कुरुमी, जो खुद सोसाइटी के लिए खतरा मानी जाती है, इस बात से एक्साइटेड हो जाती है और हेल्प करने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ तोका एक आइसोलेशन रूम में जागती है जो डैम की एक बिल्डिंग में होता है। एलन ठंडे अंदाज में बताती है कि अब उसका पूछताछ शुरू होने वाला है और तोका तो बस हेल्पलेस होकर के बंधी हुई दिखती है। इधर कुरुमी और सीडो मीकू के घर पहुंचते हैं, जहां सीडो बुरी तरह घबराया होता है और कुरुमी से कहता है कि तोका को जल्दी से बचाना होगा। लेकिन कुरुमी कहती है कि पहले उन्हें मीकू की प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए। फिर वो मीकू का एक पुराना फोटो और उसका स्टेज नेम वाला म्यूजिक एल्बम ढूंढती है जो उसके स्पिरिट बनने से पहले का होता है। वो अपनी 10th बुलेट का इस्तेमाल करके मीकू का पास्ट देखने की कोशिश करती है ताकि वो उसे अच्छे से समझ सके और उस पर इन्फ्लुएंस डाल पाए। इसी बीच तेलुगु सिटी में मीकू आई, मैं और मी से सीडो की लोकेशन के बारे में पूछताछ कर रही थी। उन्हें सिर्फ इतना पता चला था कि सीडो को कुछ लोगों के साथ देखा गया है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं पता चली थी। इससे फ्रस्ट्रेट होकर के मीकू अब अपना पूरा ध्यान सीडो को ढूंढने में लगाती है। तभी कुरुमी और सीडो एक बोल्ड एंट्री लेते हैं तेलुगु सिटी में। कुरुमी कैजुअली सीडो से कहती है कि सबसे सिंपल तरीका है कि मीकू को कामली समझा करके उसे रोका जाए। सीडो को भले ही ये प्लान बेकार लगता है, लेकिन कुरुमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्लान पर टिकी रहती है। इधर मीकू अपने कैमरे से तेलुगु सिटी को मॉनिटर कर रही होती है, जो अपने हिप्नोटाइज लोगों को सीडो को पकड़ कर लाने का ऑर्डर देती है, जिस पर कुरुमी हंसते हुए अपनी एक टेक्निक एक्टिवेट करती है ताकि वहां मौजूद सारे सिविलियंस बेहोश हो जाएं। इसके बाद सीडो और कुरुमी स्टेज के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं। सीडो मीकू को आवाज देकर के कहता है कि उसे तोका के बारे में बात करनी है, लेकिन मीकू तो अब भी गुस्से में होती है और उसकी बात सुनने से मना कर देती है। फिर वो अपने एंजल मार्च को एक्टिवेट करके क्राउड को और ज्यादा ताकतवर बना देती है, जिस पर कुरुमी फौरन अपने क्लोन्स की हैंडल को समन करके क्राउड को रोक लेती है ताकि वो और आगे न बढ़ पाएं। कुछ ही देर बाद यूसिनो और ट्विन सिस्टर्स, जो अब भी मीकू के कंट्रोल में होते हैं, अपने एंजल्स को समन करके कुरुमी पर अटैक कर देते हैं, जिसके बदले में कुरुमी अपनी और ज्यादा क्लोन्स समन करके उनके अटैक को काउंटर करती है, जिससे स्टेज पर अब एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। इस बीच कुरुमी एक मौका पकड़ती है और अपने फर्स्ट बुलेट से सीडो को शूट करती है, जिससे उसकी मूवमेंट तेज हो गई थी और वो सीधा मीकू की तरफ बढ़ता है। इससे पहले कि मीकू कुछ समझ पाए, कुरुमी सीडो और मीकू दोनों को अपने शैडो रियाल्म में खींच लेती है। रियाल्म के अंदर बाहर की सारी लड़ाई की आवाज गायब हो जाती है और अब सीडो और मीकू अकेले होते हैं। अब जब वो फेस टू फेस होते हैं, सीडो रियलाइज करता है कि शायद यही उसका एकमात्र मौका है मीकू को समझाने का। वो उसे तोका की बात बताता है और ये भी बताता है कि कैसे डेम विजार्ड्स ने तोका को कैप्चर कर लिया है, लेकिन मीकू उसकी बात बीच में काटती है और मजाक में कहती है कि सीडो को उसकी जगह कोई और बंदी ढूंढ लेनी चाहिए। सीडो कहता है कि तोका उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जिस पर मीकू पूछती है कि क्या वो तोका को बचाने के लिए अपने लव को भी कुर्बान कर देगा। सीडो बिना हिचक के कहता है कि तोका उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मीकू उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। सीडो कुछ और भी कहने वाला होता है कि अचानक कुरुमी उन्हें वापस रियल वर्ल्ड में खींच लेती है और बोलती है कि वो बस इतना ही टाइम रख सकती थी। सीडो इससे डिसअपॉइंट होता है और कुरुमी से माफी मांगता है क्योंकि वो मीकू से हेल्प नहीं मांग पाया, लेकिन कुरुमी को मीकू से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीडो से खुद को थोड़ा दुलार करवा करके तोका की लोकेशन खुद ही फाइंड करती है। डेम बिल्डिंग में तोका के सामने होते हैं एलन और वेस्टकॉट। वेस्टकॉट तोका की तरफ मुड़ करके अपना प्लान रिवील करता है कि कैसे वो उसकी स्पिरिट पावर का यूज करके पूरी दुनिया को इंसल्ट करना चाहता है। तोका को देखकर वेस्टकॉट ऑब्जर्व करता है कि उसकी इमोशनल स्टेट अभी स्टेबल ही है, जिस पर वो अनाउंस करता है कि अब तोका को टॉर्चर करना पड़ेगा ताकि उसका प्लान पूरा हो सके। फिर वो एक से एक खतरनाक टॉर्चर आइडियाज गिनाता है और आखिर में वार्निंग देता है कि वो उसके सभी करीबियों को हर्ट करेगा। ये सुनकर तोका का पूरा ध्यान सीडो की तरफ चला जाता है। एलन को ये फील हो जाता है और वो वेस्टकॉट को इन्फॉर्म करती है कि तोका के दिमाग में अभी सिर्फ सीडो है, जिस पर वेस्टकॉट कहता है ठीक है, तो हमें सीडो को ही पकड़ने की तैयारी करनी चाहिए। इधर जैसे ही सीडो और कुरुमी लोकेशन पर पहुंचते हैं, कुरुमी अपने क्लोन्स भेज करके बेंडर स्नैच यूनिट्स और विजार्ड को रोकने लगती है। मेन एंट्रेंस की तरफ जाते हुए अचानक कुरुमी का सिर उड़ जाता है और वहां ताकामिया रिवील होती है। वो सीडो को बताती है कि वो अब कटोरी के साथ काम कर रही है। कुरुमी फिर वापस आती है और ताकामिया फाइट के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कुरुमी कहती है कि अब वो अपने काम पर निकल रही है, यहाँ से तुम ही संभालो। इसके बाद ताकामिया सीडो को एक बर्ड्स देती है जो उसे कटोरी से कनेक्ट करता है। कटोरी सीडो को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि अंदर जाना एक डेथ ट्रैप हो सकता है, लेकिन सीडो साफ कहता है कि वो तोका को अकेले नहीं छोड़ सकता। मजबूरन कटोरी को उसकी मदद को तैयार होना पड़ता है। फिर सीडो और ताकामिया का सामना जेसिका से होता है और जेसिका को देखकर तो ताकामिया का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सीडो को बताती है कि उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा।
जब तक लड़कियों का झोटा झोटी शुरू होता है, सीडो बिल्डिंग के अंदर गहराई में चला जाता है, लेकिन उसे कुछ विजार्ड्स पकड़ लेते हैं। गुस्से में सीडो सैंडोल्फिन समन करके खुद को फ्री कर लेता है और तोका को बचाने फिर से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ रियोको और उसकी एसटी स्क्वाड डेम के जापानीज हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं, जहां बेंडर स्नैच यूनिट्स और कुरुमी की क्लोन्स के बीच लड़ाई चल रही होती है। हेडक्वार्टर्स के अंदर सीडो लगातार आगे बढ़ता है और कई डेम विजर्ड्स को हराता है, लेकिन एक जगह वो विजर्ड्स के ट्रैप में फंस गया था। उसी वक्त मीकू वहां प्रकट होती है और अपने एंजल की मदद से सीडो को बचा लेती है। मीकू को देख करके यूसिनो और ट्विन सिस्टर्स, जो अब भी हिप्नोटाइज होते हैं, उससे पूछते हैं कि अब वो क्या करें। मीकू उन्हें बाहर रोक करके बाकी डेम ट्रूप्स को रोकने का कमांड देती है, ताकि वो और सीडो मिलकर तोका को ढूंढ सके। आगे बढ़ते हुए सीडो मीकू से पूछता है कि क्या वो उसकी हेल्प सिर्फ उस प्रॉमिस की वजह से कर रही है जो उन्होंने पहले किया था, जिस पर मीकू जोर से चिल्लाकर कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहर ताकामिया को जेसिका के ब्रूटल अटैक से जूझना पड़ता है और फिर एलन भी जेसिका के साथ मिल जाती है। जब ताकामिया की हालत ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली होती है, तभी तोबिची वहां पहुंचती है और उसे और ज्यादा नुकसान से बचा लेती है। इसके बाद वो ताकामिया से पूछती है कि सीडो अब कहाँ है। तभी तोबिची अपना फोकस सीधा डेम हेडक्वार्टर की तरफ शिफ्ट करती है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाए, एलन उसे रोक देती है। इधर डेम हेडक्वार्टर के अंदर मीकू एक विजर्ड को मैनिपुलेट करके तोका की एग्जैक्ट लोकेशन निकलवाती है। वो जान जाती है कि तोका को 18th फ्लोर पर रखा गया है और उस विजर्ड से उन्हें एरिया एक्सेस करने के लिए एक आईडी कार्ड भी मिल जाता है। जैसे ही मीकू और सीडो उस जगह पर पहुंचते हैं, रास्ते में उन्हें डेम के और भी ट्रूप्स का सामना करना पड़ता है। मीकू अपनी स्पिरिट पावर यूज करके उन्हें रोकती है, लेकिन पीछे से 2 और लोग आ रहे होते हैं, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं होता है। फिर सीडो पीछे से जंप करता है और सैंडोल्फिन की पावर से उन दोनों को एलिमिनेट कर देता है। इसके बाद जब सीडो खुद को थका हुआ फील करते हुए भी आगे बढ़ता है, तो मीकू उसे डांटती है और कहती है कि उसे हार मान लेनी चाहिए। अगर वो अभी गिव अप कर दे तो दोनों जान बचा करके वहां से निकल सकते हैं। लेकिन इस पर सीडो फ्रस्ट्रेट होकर के उसे चुप रहने को कहता है और साफ साफ बोल देता है कि तोका की जगह कोई नहीं ले सकता। सीडो की बात सुनकर मीकू थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। फिर जब सीडो पूछता है कि उसे इंसानों से इतनी नफरत क्यों है, मीकू गुस्से में कहती है कि इंसान उसके लिए सिर्फ खिलौने हैं, मर्द उसके गुलाम होते हैं और औरतें सिर्फ उसके खेलने की चीज हैं। बस इतनी ही वैल्यू है उनकी। सीडो से याद दिलाता है कि वो भी तो कभी इंसान थी, ठीक उसी तरह जैसे सीडो है, इससे पहले कि फैंटम ने उसे एक स्पिरिट बना दिया। ये सुनकर मीकू चौंक जाती है और पूछती है कि सीडो को ये सब कैसे पता चला, जिस पर सीडो बताता है कि कुरुमी ने उसके मेंशन में ये बात बताई थी। गुस्से में मीकू कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। सीडो कहता है शायद, लेकिन अगर तुम खुल के बात करो तो मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मीकू अपना पास्ट शेयर करना शुरू करती है। वो बताती है कि जब वो इंसान थी तो वो एक आइडल की तरह अपनी जिंदगी से खुश थी। उसका पहला एल्बम रिलीज हो चुका था और उसका मैनेजर उसे एक प्रोड्यूसर से मिलवाता है जो उसे टीवी पर आने का मौका देता है। लेकिन उस डील के पीछे का मतलब ये था कि मीकू को उस प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा। मीकू उस ऑफर को मना कर देती है, जिस पर प्रोड्यूसर उसे बदनाम कर देता है और कोई भी, इवन उसके फैंस भी उसके सपोर्ट में नहीं आते। तो वो खुद को साबित करने की कोशिश करती है और एक कंसर्ट में परफॉर्म करने जाती है, लेकिन ज्यादा प्रेशर की वजह से वो अपनी आवाज खो बैठती है। सीडो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मीकू फिर से चिल्ला पड़ती है और कहती है कि सीडो भी बाकी लोगों की जैसा ही है, जिस पर सीडो उसे कामली समझाता है कि उसने खुद ही अपने डर और गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दिया है। फिर इससे पहले कि मीकू कुछ जवाब दे सके, एक ग्रुप डेम सोल्जर सामने आ जाते हैं। लेकिन मीकू का गुस्सा इस हद तक पहुंच चुका होता है कि जब वो सीडो को चुप रहने को कहती है तो उसके चिल्लाहट से सारे सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं। वो कहती है कि वो अपने पावर्स कभी सील नहीं करेगी, क्योंकि बिना उसके हिप्नोटिक वॉइस के कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। ये सुनकर सीडो उस पर कहता है कि वो जरूर उसकी बात सुनेगा। मीकू थोड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। इसी बीच तोबिची और एलन के बीच लड़ाई जारी रहती है। एलन ने ठान लिया होता है कि वो तोबिची को एलिमिनेट करके ही मानेगी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करे, वेस्टकॉट उसे समन कर लेता है, जिस पर एलन को पीछे हटना पड़ता है। इधर सीडो और मीकू तोका तक पहुंचते हैं, तभी वेस्टकॉट वहां आकर के उन्हें शाबाशी देता है और एलन आकर के सीडो की छाती में सीधे तलवार घुसेड़ देती है। सीडो की हालत देख करके तोका के अंदर का स्पार्क जोरों पर पहुंचता है और वो इनवर्स फॉर्म को, जो कि डिमन किंग होता है, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वेस्टकॉट तो ये सब देख करके एक्साइटेड हो जाता है कि अब मचेगी तबाही। थोड़ी देर बाद सीडो होश में आता है और देखता है कि तोका के चारों ओर डार्क एनर्जी घूम रही है और उसका पूरा रूप ही बदल चुका है। सीडो उसे देख करके शॉक होता है और उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो पहले वाली तोका नहीं रहती, बल्कि एक इमोशनलेस स्पिरिट बन चुकी होती है, जो कंफ्यूज होकर के पूछती है कि वो कौन है और कहां से बोल रहा है। इसी दौरान वेस्टकॉट एलन को तोका को खत्म करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ पगली जेसिका ताकामिया से लड़ी रही होती है। ताकामिया पर भारी पड़ने के बाद भी जेसिका अपनी नफरत दिखाती है, जिस पर ताकामिया को गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी में घुसा देती है और उसे डिफीट करती है। जेसिका की आखिरी सांसें चल रही होती हैं, तब ताकामिया उसे एक झूठी तसल्ली देती है कि वेस्टकॉट उस पर प्राउड फील करेगा, जिससे जेसिका शांति से अपनी आखिरी सांस ले पाती है।
उधर डेव हेडक्वार्टर में तोका और एलन के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही होती है। तोका एलन का लेटेस्ट अटैक मुश्किल से डॉज करती है, जिस पर एलन अपने वेपन को समन करती है तोका को खत्म करने के लिए। एलन को लगता है कि उसने जीत लिया है, लेकिन सीडो की एक पुकार से तोका फिर से उठ जाती है और अपने डीमन किंग नहीमा को अनलीज कर देती है। अब एलन फिर से उस पर अटैक करती है, लेकिन इस बार तोका सिर्फ हाथ से ही उसका अटैक रोक लेती है। फिर जैसे ही तोका वेस्टकोट को देखती है, अपना सारा गुस्सा उस पर निकालने के लिए एक अटैक लॉन्च करती है। एलन उसे बचाने के लिए आगे आती है और पूरा ब्लास्ट खुद झेल लेती है। मीकू भी सीडो और खुद को नहीमा के ब्लास्ट से बचाने के लिए शील्ड बनाती है। जैसे ही धूल हटती है, एलन सामने आती है जो वेस्टकोट को बचाने में कामयाब हो गई थी। वेस्टकोट इससे खुश होता है और जाते जाते सीडो और मीकू से कहता है कि अगर वो दोनों बच पाए तो फिर मिलेंगे। लेकिन एक अजीब ट्विस्ट ये होता है कि वेस्टकोट सीडो को ताकामिया कह के बुलाता है, लेकिन फिर तुरंत इत्सुका सीडो बोल करके खुद को करेक्ट करता है। सीडो को शक होने लगता है कि क्या वेस्टकोट को उसकी असली आइडेंटिटी का पता है, लेकिन वेस्टकोट कुछ भी एग्री नहीं करता और वहां से निकल जाता है, जिससे सीडो और मीकू अब तोका के इनवर्स फॉर्म डीमन किंग का सामना करने लगते हैं। फिर तोका दोनों पर एक जबरदस्त अटैक लॉन्च करती है, लेकिन एंड मौके पर सैंडोल्फिन समन होकर के सीडो और मीकू को शील्ड करता है। इसी बीच कोटोरी जल्द से सीडो से कांटेक्ट करती है और पूछती है कि क्या चल रहा है। सीडो उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और पूछता है कि क्या तोका को सील करना पॉसिबल है, जिस पर री ने डाउट जाहिर करती है और कहती है कि तोका का इनवर्स स्टेट इतना अनस्टेबल है कि सील करना रिस्की हो सकता है। कोटोरी एग्री करती है और सीडो को सलाह देती है कि वो तोका को खुद की याद दिलाने की कोशिश करे, लेकिन बेहद संभल करके। फिर सीडो तोका की तरफ बढ़ता है और उसे उसके कनेक्शन की याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि कोई इमोशन जागे, तोका उसे हमर से ब्लास्ट कर देती है। मीकू उसे रोकने के लिए अपना एंजल यूज करके तोका को टेम्पररी रोकती है, जिससे सीडो पास पहुंच सके, लेकिन तोका फ्री हो जाती है और मीकू की वॉइस टेम्पररी चली जाती है। फिर इनवर्स तोका मीकू पर अटैक करती है, लेकिन इससे पहले सीडो योशिनो का एंजल वेपन जेड किल को समन करता है और एक आइस बैरियर क्रिएट करता है जो दोनों को बचा लेता है। मीकू इस बात से हैरान होती है कि सीडो ने उसे बचाया और अपना वादा निभाया, जिससे उसके थॉट्स सीडो के बारे में बदलने लगते हैं। मीकू जैसे ही सीडो का नाम पुकारती है, तोका को थोड़ी देर के लिए सिर में तेज दर्द होता है, लेकिन वो उसे दबाने के लिए खुद को ही अपने डीमन किंग पावर से चोट पहुंचाती है। अब वो पूरी ताकत से सीडो को खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने डीमन किंग का फाइनल फॉर्म समन कर लेती है। मीकू अब अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रही होती, लेकिन फिर भी वो सीडो को बचाने का फैसला करती है। पर तभी इससे पहले कि तोका अपनी तबाही मचाने वाली पावर अनलीज कर सके, वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जब योशिनो मीकू के कंट्रोल से फ्री होकर के सामने आ जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से तोका की पावर से योशिनो तुरंत उड़ जाती है, जिस पर सीडो, जो अब भी अपने मिशन में पूरा डेडिकेटेड है, मीकू को यह भरोसा दिलाता है कि वो तोका को जरूर बचाएगा और उसे याद दिलाता है कि वो हमेशा अपने वादे पूरा करता है। इसके बाद वो सामने खड़ी इनवर्स तोका की तरफ मुड़ता है और उसका नाम पुकारता है, जो अब तक इमोशनलेस बनी हुई थी। सीडो की आवाज सुनकर अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन फिर वो अपनी फुल पावर अनलीज करती है, जो सीडो की तरफ एक ब्लास्ट लेकर आती है। यह सब देख करके मीकू घुटने के बल गिर जाती है। उसे लगता है कि तोका ने आखिरकार सीडो को हमेशा के लिए मिटा दिया। लेकिन तोका की हैरानी तब और बढ़ जाती है जब सीडो जिंदा निकलकर सामने आता है और उसे बचाया होता है ट्विन सिस्टर्स ने। सीडो उनकी मदद के लिए उन्हें थैंक्स बोलता है और फिर तोका की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। तोका के अंदर तभी सीडो की आवाज की एक पुरानी मेमोरी अचानक से ट्रिगर होती है, जिससे वो अंदर से फील करती है जब वो ऐसे ही उसे गिरते हुए बचाई थी, लेकिन अब भी वो कंफ्यूज्ड रहती है। वो सीडो को खुद की तरफ आते हुए देखती है और फिर सीडो उसे किस कर देता है, जिस पर तोका अपने पहले वाले एंजल वर्जन में वापस आने लगी थी। और ये देख करके मीकू को फाइनली यकीन हो जाता है कि सीडो सच में एक ऐसा इंसान है जो अपने वर्ड्स निभाता है। इसी रियलाइजेशन के बाद मीकू डिसाइड करती है कि सीडो को वो कुछ स्पेशल देगी। अगले दिन मीकू खुद सीडो के पास जाकर के उसके होठों पर किस करती है और उसे डार्लिंग बुलाती है, लेकिन तभी तोका गुस्से में अंदर आती है और मीकू से कहती है कि उसके कंसर्ट का टाइम हो गया है। फिर जैसे ही मीकू स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देने जाती है, सीडो बैक स्टेज से उसकी सिंगिंग को देख करके पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। और शो के आखिर में मीकू पूरे क्राउड के सामने सीडो को फिर से डार्लिंग कहकर थैंक यू बोलती है, जिस पर बाकी स्पिरिट्स के अंदर जलन से उठने लगती है। सीडो एक लंबी सांस लेता है और सोचता है कि जितनी ज्यादा लड़कियां उतना ज्यादा सिरदर्द। कुछ दिनों बाद हमें फिर से मीकू के कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सीडो और सारी लड़कियां पहुंचती हैं। हालांकि मीकू कोई मीका सिंह नहीं है, फिर भी उसका कॉन्सर्ट इतना भीड़ खींचता है कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शो में मीकू स्टेज पर ऐसे ऐसे गाने और डांस मूव दिखाती है कि सारी ऑडियंस उसकी दीवानी हो जाए। जब उसका परफॉर्मेंस खत्म होता है तो वो सीडो को आंख मारकर इशारा करती है, जिस पर हमारा हाउसी सीडो एकदम ब्लश करने लगता है। फिर कॉन्सर्ट के बाद सीडो और लड़कियां मीकू के साथ एक प्राइवेट पूल पार्टी में शामिल होती हैं, जिसमें सिर्फ वही लोग होते हैं। फिर उसी रात मीकू उन्हें घर छोड़ने का ऑफर देती है, लेकिन वो मना कर देते हैं ये कह करके कि सभी लोग उसकी कार में नहीं आएंगे,
मीकू के चले जाने के बाद सीडो और बाकी लोग ट्रेन पकड़ते हैं घर लौटने के लिए, जिस पर रास्ते में सीडो को आसमान में कुछ अजीब सा नजर आता है। इसके साथ ही उसे ट्रेन रुकते वक्त एक लड़की दिखती है जो उसे देख रही होती है, लेकिन ट्रेन जैसे ही फिर से चलती है वो लड़की गायब हो गई थी। अगले दिन सुबह जब सीडो उठता है तो वो एक बड़ी सी गोल पिंड को शहर के ऊपर हवा में तैरते देखता है। वो तुरंत कटोरी का ध्यान उस ओर खींचता है, लेकिन कटोरी उसे देख ही नहीं पाती, जिस पर पहले तो वो इग्नोर करती है, लेकिन फिर कटोरी उस पर भरोसा कर लेती है और दोनों फ्रैंकसिनस में बैठ करके उस गोले की लोकेशन की तरफ उड़ान भरते हैं। थोड़ी देर में क्रू भी एक इनविजिबल स्पेयर डिटेक्ट करता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि सच में कुछ तो हवा में तैर रहा है। इस स्पेयर को एनालाइज करने के बाद रीने बताती है कि ये स्पेयर सीडो की सभी गर्ल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ है, जिसके बारे में वो एक्सप्लेन करती है कि ये स्पेयर स्पिरिट्स के सबकॉन्शियस थॉट्स की वजह से बन सकता है, जिसमें उनकी इमोशंस मिक्स होकर के एक शेप ले चुकी हैं। और जब कटोरी पूछती है कि किस इमोशन की बात चल रही है तो शिजाकी जवाब देती है जलन। कटोरी को ये बात बिल्कुल बकवास लगती है, लेकिन शिजाकी थोड़ा और समझाती है कि भले ही सारे स्पिरिट्स ने अनऑफिशियली ही ये मान लिया हो कि सीडो को शेयर करेंगे, पर हर एक के दिल में उसे पूरी तरह से पाने की चाह अभी भी रहती है और इन्हीं दबे हुए फीलिंग्स की वजह से उन्होंने अनजाने में ही वो इमोशंस बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए हैं, जिससे ये स्फीयर बन गई है, जो कि उनके लिए काफी डेंजरस हो सकती है। बाकी क्रू मेंबर्स भी शिजाकी की बात से एग्री करते हैं और रीने सजेस्ट करती है कि सीडो को लड़कियों का स्ट्रेस कम करने में मदद करनी चाहिए। और तब तक हमारे क्रू मेंबर्स इस स्फीयर के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेंगे। सीडो पूछता है कि क्या वो ये काम एक साथ कर सकता है, जिस पर रीने मना करती हैं और बोलती हैं कि उसे हर एक लड़की को अलग अलग डेट पर ले जाना होगा। उस रात रीने सीडो और कटोरी के साथ घर जाती है और सब लड़कियों को सिचुएशन के बारे में बताती हैं, जिस पर तोका को बस एक ही बात की फिक्र होती है कि अब वो फिर से सीडो के साथ डेट पर कब जा सकती है। वो तो एक्साइटेड होकर के पूछती है कि क्या वो आज ही जा सकते हैं, लेकिन कटोरी उससे कहती है कि पहले वो अपने हवस को थोड़ा कंट्रोल में रखे, फिर डेट पे निकलना। रीने सबको लड़ाई से बचाने के लिए एक गेम अरेंज करवाती है ताकि डेट का ऑर्डर डिसाइड हो जाए, जिस पर कागुया का पहला नंबर मिलता है, मिकू को सेकंड, योशिनो को थर्ड, युजुरु को फोर्थ, कटोरी को फिफ्थ और तोका को सिक्स्थ। फिर रीने सलाह देती है कि डेट्स को प्रॉपर्ली प्लान किया जाए और कटोरी ऐड करती है कि कोई भी लड़की किसी और की डेट में इंटरफेयर नहीं करेगी। इसके बाद सभी लड़कियां डिस्कस करने लगती हैं कि वो सीडो के साथ डेट्स पर क्या क्या करना चाहेंगी। सीडो समझदारी दिखाते हुए उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और विंडो के पास चला जाता है, जहां से वो फिर उसी मिस्टीरियस लड़की को घर की ओर देखते देखता है और अगले ही मोमेंट वो लड़की डिसअपीयर भी हो जाती है, जिससे सीडो को फिर लगने लगा था कि शायद लड़कियों के आसपास रहने से उसका दिमाग पगलाने लगा है। कुछ दिन बाद सीडो कागुया के साथ उसकी डेट पर मिलता है, लेकिन इस बार वो अपना ईयरबड्स नहीं पहना था। जब दोनों कागुया की बनाई लिस्ट की फर्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि तोका, योशिनो और युजुरु उन्हें सीक्रेटली फॉलो कर रही हैं। कागुया सीडो से पूछती है कि क्या वो खाली पेट आया है, जिस पर सीडो हाँ बोलता है और लंच के बारे में पूछता है। कागुया उसे एक फैंसी फ्रेंच रेस्टोरेंट ट्राई करने का प्लान बताती है और उसे एक गली में ले जाती है जहां वो रेस्टोरेंट होना चाहिए, लेकिन वहां जाकर उन्हें एक रामन शॉप मिलती है, जिससे कागुया निराश हो जाती है। सीडो उसे समझाता है और सजेस्ट करता है कि चलो रामन ट्राई करते हैं। कागुया मान जाती है और कुछ देर बाद दोनों रामन खा करके बाहर निकलते हैं। दोनों के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल होती है क्योंकि रामन बहुत ही टेस्टी था। हालांकि कागुया भी माफी मांगती है कि वो उसे फैंसी जगह नहीं ले जा पाई, लेकिन प्रॉमिस करती है कि अगली जगह उस पर ट्रस्ट करना। जब वो अगली जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बार जिसे कागुया प्लान कर रही थी अब एक गलियारे में बदल चुका है, ठीक रामन वाली जगह की तरह। कागुया फिर से निराश हो जाती है, लेकिन सीडो फिर से उसे कन्विंस करता है कि यहाँ भी मजा आएगा और वाकई में उस आर्केड में दोनों बहुत मजे करते हैं। जब वो एक कैफे में बैठे होते हैं तो सीडो को फिर से वही मिस्टीरियस लड़की नजर आती है और पिछली बार की तरह ही वो फिर से गायब हो जाती है। उसी शाम सीडो कागुया को उसके घर तक छोड़ता है और जब दोनों बाहर खड़े होते हैं तो कागुया एडमिट करती है कि वो पूरी डेट में बस एक गाइड को फॉलो कर रही थी। जब वो माफी मांगती है कि डेट प्लान के मुताबिक नहीं गई तो सीडो से बताता है कि ये मैटर नहीं करता क्योंकि दोनों ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया, जो सुनकर कागुया खुश हो जाती है। इसी बीच फ्रैंकसिनस में क्रू नोटिस करता है कि कागुया की स्पिरिट एनर्जी स्फीयर में पहले से वीक हो चुकी है, जिससे उनकी थ्योरी कंफर्म हो जाती है कि स्फीयर लड़कियों के दबे हुए इमोशन से ही बना है। अगले दिन सीडो मिकू के साथ डेट पर जाता है, लेकिन अफवाहों से बचने के लिए कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, मिकू उसे सिडोरी के जैसे लड़की बना करके ड्रेसअप करवाती है। वो मॉल जाते हैं जहां मिकू उसे अलग अलग आउटफिट ट्राई करवाती है और सारे पेमेंट्स खुद ही करती है। बिना किसी हेजिटेशन के वो अपनी सुगर मॉमी बनने का पूरा रोल निभा रही थी। वो इतना सामान खरीद लेती है कि सभी चीजों की डिलीवरी एक ट्रक में डालना पड़ता है। जब कुछ लोग सामान ट्रक में डाल रहे होते हैं, मिकू सीडो से पूछती है कि उसे डेट कैसी लगी। सीडो बताता है कि उसे तो मजा आया, लेकिन लड़की बनकर घूमना काफी स्ट्रेस देता है और आगे से वो फिर ऐसा नहीं करना चाहेगा।
बात करते वक्त जब वो विग उतारता है तो फिर से जल्दी से पहन लेता है क्योंकि उसे फिर वही मिस्टीरियस लड़की दिखती है। सीडो के रिएक्शन को देख करके मिकू भी पलटती है लेकिन लड़की फिर से गायब हो गई थी, जिस पर वो हंसते हुए बोलती है कि सीडो बस ख्यालों में पागल हो गया है। दूसरी तरफ युजुरू तोबिची को कॉल करती है और अपने डेट प्लान के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन तोबिची साफ मना कर देती है क्योंकि उसे स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि डेट सीडो के साथ है, उसका मन बदल जाता है। अगले दिन सीडो योशिनो से उस श्राइन पर मिलता है जहां वो पहली बार मिले थे, क्योंकि साई गर्ल चाहती थी कि उनकी डेट वहीं से शुरू हो। दोनों पहले प्रेयर ऑफर करते हैं, फिर दोनों गेम्स खेलते हैं और उसके बाद अपनी किस्मत चेक करने जाते हैं। जब शाम होती है तो सीडो योशिनो का हाथ पकड़कर कहता है कि उसने इस डेट में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और उसे घर छोड़ने के लिए साथ जाता है। टेम्पल से जाते वक्त वही मिस्टीरियस लड़की दोनों को चुपचाप देखती है और फिर टेम्पल में जाकर के वही चीजें दोहराने लगती है जो सीडो और योशिनो ने किया था। अगले दिन युजुरू सीडो को अपने डेट पर ले जाती है, इस बात से कम्प्लीटली अनजान कि कागोया, योशिनो और तोका उन्हें सीक्रेटली फॉलो कर रहे होते हैं। दोनों सबसे पहले उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जो तोबिची ने रिकमेंड किया था, लेकिन सीडो का रिएक्शन देख करके युजुरू उसे एक आर्ट गैलरी में ले जाती है। गैलरी से निकलने के बाद दोनों के स्टोर में जाते हैं जहां सीडो युजुरू के लिए एक नेकलेस खरीदता है। डेट का फाइनल पार्ट होता है जब युजुरू उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां तोबिची ट्रीटमेंट ले रही होती है, क्योंकि तोबिची ने ही खुद कहा था ऐसा करने को उसे। पर एंड टाइम पे युजुरू अपना माइंड बदल देती है और सीडो को हॉस्पिटल के पास एक बिल्डिंग में खींच लेती है। इसी दौरान मिकी और मिल्ड्रेड जो एएसटी की मेंबर्स हैं, हॉस्पिटल में तोबिची से मिलने आते हैं, लेकिन पुअर मिकी एक ट्रैप में फंस जाती है जो तोबिची ने सीडो के लिए सेट किया था। इसके बाद कंफ्यूज्ड मिकी के हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए जाते हैं और उसे तोबिची के बगल में बेड पर गिरा दिया जाता है। यह सब तोबिची को तो बहुत एंटरटेनिंग लगता है, लेकिन मिकी गुस्से से पूछती है कि आखिर ये क्या चल रहा है, जिस पर तोबिची मुंह फेरते हुए बड़बड़ाती है कि उसने गलत टारगेट पकड़ लिया। उसी समय वो मिस्टीरियस लड़की उसी स्टोर में दिखती है जहां सीडो ने युजुरू के लिए नेकलेस खरीदा था और वो भी वहां वही वाला नेकलेस उठा लेती है। अगले दिन कोटोरी सीडो को ग्रोसरी शॉप पर ले जाती है अपने डेट के लिए। ग्रोसरी के बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं जैसे कोई ओल्ड मैरिड कपल हो, जिस पर तोका जेलसी फील करने लगती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तोका जेलस इस बात से नहीं होती कि सीडो और कोटोरी साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बल्कि इस बात से अपसेट हो जाती है कि उसे वो हैमबर्गर खाने को नहीं मिलेगी जो वो बना रहे होते हैं। जब खाना रेडी होता है तो सीडो उसे सर्व करता है। तभी कोटोरी नोटिस करती है कि तोका और योशिनो दोनों उन्हें देख रही होती हैं, जिस पर वो उन्हें भी बुला लेती है और सीडो भी 2 और प्लेट्स लेकर के आता है उनके लिए। खाने के बाद लड़कियां डिक्लेयर करती हैं कि सीडो का खाना इतना अच्छा है कि वो किसी भी प्रोफेशनल कुक को टक्कर दे सकता है। सीडो उनके कॉम्प्लीमेंट्स सुनकर थैंक्स बोलता है और किचन से ड्रेसिंग लेने जाता है, लेकिन जैसे ही वो किचन में एंटर करता है वो वहीं रुक जाता है क्योंकि उसके सामने वही मिस्ट्रेस लड़की खड़ी होती है। सीडो हकलाने लगता है और उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है कि वो कौन है और घर में कैसे आई। तभी कोटोरी उसे आवाज देती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सीडो खुद से बातें कर रहा है, क्योंकि बाकी किसी को भी वो लड़की नहीं दिख रही थी। सीडो उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो दोबारा उस लड़की की तरफ देखता है तो वो गायब हो चुकी थी। वो तुरंत से बाहर दौड़ता है देखने के लिए कि वो कहीं जाती भी नजर आ रही है क्या, लेकिन स्ट्रेट पूरी तरह से खाली होता है। तभी कुरुमी अपनी शैडो से निकल करके सामने आती है और बताती है कि वो सिर्फ ये देखने आई है कि सीडो के आसपास जो मिस्टीरियस चीजें चल रही हैं वो सब क्या हैं। जिस तरह से कुरुमी बात करती है उससे सीडो समझ जाता है कि वो स्फेयर को देख पा रही है, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि वो स्फेयर क्या है और बाकी लोग उसे क्यों नहीं देख पा रहे हैं। जिस पर कुरुमी बस इतना कहती है कि सीडो जो भी कर रहा है वो सही डायरेक्शन में है। इसके बाद वो सड़क के उस पार बैठी उस मिस्टीरियस लड़की की तरफ देखने लगती है और कहती है कि वो सीडो से फिर कभी बात करेगी। सीडो उस लड़की की तरफ ध्यान देता है, लेकिन वो उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो भाग जाती है और सीडो बस अंधेरा में खड़ा रह जाता है उसे आवाज लगाता हुआ। अगले दिन सीडो की डेट होती है तोका के साथ और सरप्राइजिंगली वो उसे फूड कोर्ट ले जाती है। जब सीडो से पूछता है कि उसने डेट के लिए यही जगह क्यों चुनी, तो तोका जवाब देती है कि बाकी किसी ने अपने डेट में ठीक से कुछ खाया ही नहीं और वो चाहती है कि सीडो उसके साथ अच्छे से खाए। सीडो थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन क्योंकि सामने तोका है तो वो मान जाता है और दोनों अपनी फूड क्वेस्ट को शुरू कर देते हैं। बाद में जब वो एक रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं, सीडो नोटिस करता है कि वही मिस्ट्रेस लड़की उनके बगल वाले टेबल पर बैठी है। सीडो शॉक होकर के उठता है और उससे सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक तोबिची रेस्टोरेंट में घुस जाती है। वो सीडो से पूछती है कि उसने हॉस्पिटल आकर के अपना चेकअप क्यों नहीं करवाया, जिस पर सीडो कहता है कि उसे पता ही नहीं कि वो किस चेकअप की बात कर रही है। तोका तुरंत तोबिची को पीछे हटने के लिए कहती है और बोलती है कि वो उसका बंदा चुराने की कोशिश न करे, जिस पर तोबिची आर्ग्यू करती है कि बंदा चुराने वाले असली तो तोका है। इसके बाद तोबिची सीडो को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तोका भी उसका दूसरा हाथ पकड़कर खींच रही होती है। उसी वक्त मिकी और मिल्ड्रेड भी रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और तोबिची को डांटते हैं कि वो फिर से हॉस्पिटल से भाग गई, जिस पर तोबिची एकदम से रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ फ्लिप मार करके नारुतो स्टाइल में भाग जाती है।
लड़कियां उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं और सीडो और तोका वहीं खड़े होकर के सोचते हैं कि सच में तोबिची पागल हो गई है। तभी सीडो को अचानक याद आता है कि मिस्ट्रेस लड़की अब भी यही थी, लेकिन जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो वो फिर से गायब हो गई थी। इसके बाद सीडो और तोका पार्क जाते हैं अपनी डेट को फिनिश करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक्सिनस के क्रू मेंबर्स कटोरी को इन्फॉर्म करते हैं कि स्फीयर की स्पिरिट वेव्स धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और कुछ ही देर में वो पूरी तरह से गायब भी हो जाएंगी, और ये सुन कटोरी खुश हो जाती है। इधर तोका सीडो से कहती है कि अब उन्हें लौटना चाहिए और सीडो एग्री करता है, लेकिन तभी सीडो को फिर से मिस्ट्रेस लड़की दिखती है और वो तोका से कहता है कि उसे बस 2 मिनट दे ताकि वो उससे बात कर सके। तोका थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो लड़की उसे नहीं दिख रही थी, लेकिन क्योंकि सीडो कसम खाता है कि वो वही है तो वो उसे रोकने के बजाय उसका वेट करने को मान जाती है। सीडो जैसे उस लड़की के पास पहुंचता है तो पहले तो वो उसे बधाई देती है और अपना नाम मयूरी बताती है, जो कि उस आसमान में तैर रहे स्फीयर के केयर टेकर के रूप में पैदा हुई होती है। मयूरी बताती है कि उसने सीडो के स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन ऑब्जर्व किया था और उसके कनेक्शन के घबराने की वजह से ही वो स्फीयर एक्टिवेट हुआ था, लेकिन अब जब उसने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है तो उसका कोई काम नहीं रह गया, इसलिए वो फिर से नथिंगलेस में चली जाएगी क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस सिर्फ उसी के लिए थी। सीडो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बताती है कि यही उसकी डेस्टिनी है। फिर वो ग्लो करने लगती है और जब सीडो उसे छूने की कोशिश करता है एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव उसे पीछे फेंक देती है। इसके बाद मयूरी ट्रांसफॉर्म होती है और उसे गुड बाय बोलती है। मयूरी को जाते हुए देख सीडो को काफी दुख होता है और उसके और मयूरी के मेंटल स्टेट के घबराने से वो स्फीयर एक्टिवेट हो जाता है और ग्लो करने लगा था, जिसे कंट्रोल करना अब मयूरी के लिए भी नामुमकिन होता है। बाकी सारे स्पिरिट्स भी टाइम पर पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि वो स्फीयर जैसा दिखने वाला अब एक एंजल बन चुका है और फिर वो उन पर सीधा अटैक कर देता है, लेकिन खुशकिस्मती से स्पिरिट्स की वजह से सीडो सेफ रहता है। तोका सबसे पहले सीडो से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि अब मयूरी भी उन्हें दिखाई देने लगी थी। सीडो कहता है कि वो सब एक्सप्लेन करेगा, लेकिन अभी उन्हें ध्यान देना चाहिए इस चीज पर जो अटैक कर रहा है, जिस पर लड़कियां खुद को अटैक से बचाने लगती हैं और कटोरी अपने क्रू को ऑर्डर देती है कि वे शिप की इनविजिबिलिटी हटा करके उसकी मैजिक पावर को हाइड्रोफोइला की तरफ रिडायरेक्ट करें। इसके बाद जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, हाइड्रोफोइला को उस स्फीयर की तरफ लॉन्च कर दिया जाता है और एक्टिवेट होते ही वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा था। ये सब इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि फोइला ने पूरे सिटी के ऊपर एक डिफेंसिव बैरियर बना दिया होता है, जिससे अगला अटैक होने पर भी सिटी सेफ रहती है। इसके बाद कागुया कंप्लेन करती है कि उसे सिर्फ डिफेंस में क्यों रखा गया है, वो भी लड़ना चाहती है, जिस पर यूजुरू एग्री करती है उसके साथ जाने के लिए। फिर तोका और योशिनो भी इस फाइट में शामिल हो जाती हैं, जबकि मिकू सीडो के साथ रुकती है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। जैसे जैसे लड़ाई इंटेंस होती जाती है, लड़कियां पूरी कोशिश करती हैं हराने की, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल निकलता है, जिस पर कटोरी उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर देती है ताकि फ्रैंक्सिनस का कैनन उसे खत्म कर सके। लेकिन बदकिस्मती से कैनन ब्लास्ट का भी उस एंजल पर कोई असर नहीं होता। अब सब सोच में पड़ जाते हैं कि अगला स्टेप क्या हो सकता है, और इसी बीच वो मशीन एक छोटा स्फीयर बना करके मयूरी को पकड़ लेता है। फिर वो बाकी लड़कियों पर भी अटैक करना जारी रखता है, मयूरी की बार बार की वार्निंग को इग्नोर करता हुआ। ये देख करके मयूरी हैरान रह जाती है, क्योंकि ये सब तो होना ही नहीं चाहिए था, जब लड़कियों की इमोशंस तो स्टेबल ही हैं। एयरशिप के अंदर कटोरी और उसकी टीम भी यही सोच रही होती है, और जैसे जैसे उसका अटैक और भी वायलेंट होता जाता है, ताकामिया भी फाइट में शामिल होने के लिए निकल पड़ती है। तभी शिप को एक और स्पिरिट सिग्नल मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस चेडब्यूल का पागलपन स्पिरिट्स की इमोशन की वजह से नहीं है। मयूरी भी यही रियलाइज करती है कि वो इमोशंस जिससे ये अनस्टेबल हो रहा है, दरअसल उसी के अपने इमोशंस हैं, जिस पर लड़कियां फिर से उस पर अटैक करना शुरू करती हैं। लेकिन तभी ताकामिया उस पर अपना डेंजरस अटैक करने वाली होती है, जिसे सीडो रोक लेता है। सीडो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो तब तक वेट करे जब तक वो मयूरी को उसके कैद से रेस्क्यू नहीं कर लेता, क्योंकि मयूरी सबकी स्पिरिट एनर्जी के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। इसके बाद सीडो एक स्पीच देता है फ्रेंडशिप और सेक्रीफाइस पर, जो लड़कियों पर काफी इम्पैक्ट डालता है, जिस पर वो सब अपनी विंक स्टाइल की ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद सीडो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी नई गर्ल मयूरी को बचाने में हेल्प करें, और क्योंकि सारी लड़कियां उस पर फिदा होती हैं तो वो मान जाती हैं। कटोरी और मिकू उसे एयरलिफ्ट करके लड़ाई के बीच में ले जाती हैं, जहां बाकी लड़कियां पहले से फाइट कर रही थी। फिर एक सही मोमेंट आते ही कटोरी सीडो को मयूरी के केज की तरफ लॉन्च कर देती है। सीडो हवा में अपनी स्वॉर्ड समन करता है और उसे यूज करके केज को काट मयूरी तक पहुंच जाता है, पर वो केज तो फिर से रिपेयर होकर के सीडो और मयूरी दोनों को ट्रैप कर लेता है। लेकिन सीडो हार मानने वालों में से नहीं था, वो पूरा जोर लगा करके केज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे दोनों गिरते हैं। थैंकफुली मयूरी उसे पकड़कर बाकी लड़कियों के पास ले जाती है। अब जब सीडो और मयूरी सेफ होते हैं, कटोरी कहती है कि अब टाइम आ गया है इसे हमेशा के लिए खत्म करने का। लेकिन तभी वो एंजल एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है और एक बहुत ही पावरफुल बीम अटैक लॉन्च करता है, जो पूरी सिटी के आसपास की जमीन तबाह करने लगा था। रीने कटोरी को बताती है कि अब नॉर्मल अटैक से एंजल को कुछ नहीं होगा। उसका कहना होता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, सारी स्पिरिट एनर्जी को एक पॉइंट पर गैदर करके उसे यूज करना।
लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि ये कैसे करना है। वो फिर से बीम चार्ज करता है और तभी मयूरी तोका का हाथ पकड़कर ग्लो करने लगती है। फिर बाकी लड़कियों की एनर्जी भी उनके ऊपर इकट्ठा होकर के एक सर्किल बनाती है, लेकिन इसी बीच वो स्फेयर दूसरा बीम लॉन्च करता है, जिसे ताकामी अपनी जान दांव पर लगा करके उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है। लेकिन चूंकि उसका सूट काफी सस्ता होता है, जिससे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और बेहोश होकर आसमान से गिर रही होती है। अब वो सीडो और लड़कियों की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर सीडो तोका से उसका सैंडोल्फिन लेकर के खुद उस पर चार्ज कर देता है। लड़कियां उसे वापस बुलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सीडो अपने आर्मर को प्रूफ करने पर उतारू होता है। पर वो स्फेयर तो अब इतना स्ट्रांग बन गया था कि वो तो आसानी से उसे खत्म कर देता अगर तोका टाइम पर नहीं आती। होता ये है कि एनर्जी सर्कल तोका को हिट करता है और वो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन ले लेती है। फिर वो सीडो से कहती है कि अब इस चीज को उसे उस पर छोड़ देना चाहिए और मयूरी को उसे थमा देती है। जब तोका उस एंजल से फाइट कर रही होती है, मयूरी सीडो को बताती है कि इसे रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, उसे तब फिजिकली डिस्ट्रॉय करना जब उसकी स्पिरिट एनर्जी की सप्लाई ही ब्रेक कर दी जाए। मयूरी अपनी बात खत्म करते ही उसे किस करती है ताकि सीडो उसे सील कर सके, और जैसे ही वो सील होती है लड़कियों को एक ओपनिंग मिल जाता है जिससे वो उसे डिस्ट्रॉय कर पाती हैं। अब जब वो स्फेयर डिस्ट्रॉय हो चुका है और मयूरी सील हो जाती है तो वो धीरे धीरे गायब होने लगी थी, जिससे सीडो शॉक्ड रह जाता है। मयूरी बताती है कि वो सिर्फ स्पिरिट एनर्जी से बनी होती है और बाकी लड़कियों से अलग उसे सील करना मतलब उसे खत्म करना है। वो सीडो से कहती है कि वो खुश है कि वो उसे मिला और उसे सब कुछ देने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है, पीछे अपना प्यारा नेकलेस और कैंडी छोड़कर। सीडो अभी भी अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा होता है और वो पूरे जोर से उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन फिर भी वो वापस तो नहीं आने वाली। कुछ दिन बाद सीडो और तोका पार्क में जाते हैं और जब वो साथ खड़े होते हैं तोका उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। सीडो कहता है कि अब वो ठीक है क्योंकि उसे पता है कि मयूरी अभी भी उसके साथ ही है, एनर्जी के फॉर्म में, चाहे वो भले उसे देख ना पा रहा हो। और जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं और सीडो से कहती हैं कि उन्होंने डिसाइड किया है कि अब एक कॉन्टेस्ट होगा ये डिसाइड करने के लिए कि सीडो किसके साथ डेट पर जाएगा। सीडो खुद को इस कॉन्टेस्ट से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां उसकी एक बात नहीं सुनती, तो सीडो वही करता है जो किसी भी लड़कियों से परेशान बॉयफ्रेंड को करना चाहिए, भागो। तो दोस्तों डेट अलाइव का यहाँ पर मूवी एंड होता है, यानी सीजन 1, 2 और मूवी मैंने कंप्लीट कर दिया है। बाकी बचा इसका सीजन 3, 4, 5 वो भी मैं जल्द लेकर के आऊंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना और आप मेरे गेमिंग चैनल पे भी आ सकते हो अगर आपको मेरा एक डिफरेंट वर्जन एंजॉय करना है तो। बाकी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।